स्टोरी की शुरुआत में हमें रेल्म ऑफ डेथ के बारे में बताया जाता है, जिसका नाम है नेक्रोपिट। एक ऐसा रेल्म जो कि डेथ के लिए है, पर वो केवल एक ही सिंगल लाइफ के लिए पूरी तरह से डिवोटेड है। और एक काफी ज्यादा बड़ा कैसल, एक काफी ज्यादा बंजर सी जमीन पर खड़ा हुआ है। एक लौता कैसल जो कि नेक्रोपिया के अंदर है, पर उसके अंदर ऐसी कई सारी चीजें हैं जिनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। ऐसे कई सारे गोल्डन पिलर्स जिनका अंत नहीं है, और कई सारे खूबसूरत से मॉन्यूमेंट और म्यूरल्स, और एक ऐसा मार्बल हॉल जिसकी चमक देखकर किसी की भी सांसें रुक जाए। एक कमाल की कारीगरी जिसके ग्लोरी स्क्रप्चर किया गया है। और फिर आगे बताया जाता है कि एक सिंबल जो कि एब्सोल्यूट पावर का है, इस सभी चीजों का मास्टर, द एब्सोल्यूट रूलर ऑफ नेक्रोपिया, डेथ किंग यानी मौत का देवता कर्नाक, जो कि सभी से ऊपर है और अपनी मौत तक को कंट्रोल कर सकता है। और उसने एक सेंचुरी के बाद इस चीज को रियलाइज किया कि जो ह्यूमंस होते हैं वो ऐसी चीज के ऊपर जो कि मौत होती है उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते। फिर हमें कर्नाक के थोड़े से पास्ट के बारे में बताया जाता है कि जब वो एक इंसान हुआ करता था, वो एक फॉलन नोबल फैमिली का बास्टर्ड चाइल्ड था। उसने अपनी माँ को बचपन में ही खो दिया था, और बाकी नोबल्स की वजह से उसे काफी ज्यादा प्रेशर का सामना करना पड़ता था। वो केवल बड़े होते हुए केवल अपने ऊपर ही भरोसा कर सकता था, और उसके अंदर एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिजायर पैदा हुआ जो कि पावर के लिए था। और फिर एक समय पर उसके हाथ में फॉरबिडन कोडेक्स लगा जो कि नेक्रोमेंसरी के लिए होता है, और उसके बाद से उसने इंसानियत से अपना रास्ता अलग कर लिया था। उसके बाद जल्दी ही कर्नाक ने किंगडम ऑफ डेथ के जितने भी इंसान थे उन सभी को डिवावर कर लिया, और 3 द ग्रेट मेजेस ने उसको रेजिस्ट करने की कोशिश करी थी, जिसकी वजह से उन सभी के बीच में काफी ज्यादा भीषण लड़ाई हुई थी। पर आखिर में कर्नाक ने उन सभी को ही अपने खुद के सब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट कर लिया था, जिसकी वजह से वर्ल्ड गार्डियंस ने भी उसको रोकने की कोशिश करी थी। पर जब उसने आखिरी बचे हुए दुनिया के गार्डियन को अपना सब्जेक्ट बना लिया था, द ड्रैगन एम्परर, तो उसने अपने फ्लैश को एक अल्टीमेट वेपन की तरह इस्तेमाल किया था, एक अल्टीमेट पावरफुल अनडेड, जिसके बाद सारी हिस्ट्री का सबसे ज्यादा पावरफुल अनडेड किंग जन्म लेता है। जिसके बाद हमें कर्नाक की आवाज आती है और वो कहता है कि हाँ बिल्कुल, शुरुआत में ये सब मेरा ही था और मुझे लगा था कि मैं इस सबको एंजॉय करूंगा, पर अब इस चीज को 70 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, और अब मैं ये सोचता हूँ कि आखिर मैं केवल इस हड्डियों से बने हुए शरीर का क्या कर सकता हूँ, और आखिर ये पॉइंटलेस एक्ट आखिर और कितने लंबे समय तक कंटिन्यू रहने वाला है। जिसके बाद वो आगे कहता है कि एक हल्की सी गर्म सनशाइन और एक जेंटल सी ब्रीज, एक इंसान की वेथ और एक इंसान की वार्मथ, या फिर एक काफी ज्यादा भयानक दर्द जो कि सीधे मेरे शरीर के अंदर जा रहा हो, वो इस मरी और सूखी लाइफ से तो काफी ज्यादा अच्छा होगा जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। और मन्ना साइड में देखते हुए कहता है कि पर फिर भी अभी भी उम्मीद है, अगर मैं इस चीज में सक्सेस हो जाता हूँ। और हमें उसके साइड में एक अजीब तरीके का आर्टिफैक्ट दिखाते हैं, जिसके बाद वहाँ पर कुछ कदमों की आवाज आती है, और उसके आगे जो चल रहा था वो कर्नाक को ग्रीट करते हुए कहता है कि सभी मरे हुए लोगों के भगवान, जिंदगी और मौत के रूलर, लैंड्स को कॉन्कर करने वाले। जिसके बाद कुछ कदमों की आवाज आती है और उसको ग्रीट करता हुआ उसका जो हेड कमांडर होता है वो वहाँ पर आ जाता है, जिसका नाम बोरोस है। कर्नाक कहता है कि बोरोस, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। ये सुनकर कहता है कि सच में ये वही है, तो वो हंसते हुए कहता है कि बिल्कुल, इस बार मुझे काफी ज्यादा अच्छी फीलिंग आ रही है। ये सुनकर बोरोस भी खिलखिलाते हुए चेहरे के साथ कहता है कि आखिरकार अब ये सच में काफी ज्यादा कमाल का है। जिसके बाद कर्नाक हमें बताता है कि वो काफी लंबे समय से अपने जो प्लेजर है यानी फ्लैश का जो प्लेजर है उसको रिकवर करने के बारे में कोशिश कर रहा था, जिससे वो बोरन के साथ अपने प्लेजर को फील कर सके। पर जो प्लेजर है जिसकी कमी है उसी से पूरा हो सकता है, और इसलिए जो हमारे जैसे एंसेस्टर्स होते हैं ऐसा कोई भी मेथड नहीं है जिससे इस चीज को पूरा किया जा सके। पर हम लोग अल्टीमेट एंसेस्टर्स हैं, जिसकी वजह से हम लोग हमारे प्लेजर को रिकवर करने का कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लेंगे। इसलिए अगर हम लोग इंसानों के प्लेजर को एंजॉय नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग इंसान नहीं रहे हैं, तो मैं समय को फिर से पीछे की तरफ ले जाऊंगा उस दिनों में जहाँ पर हम लोग इंसान हुआ करते थे। इसलिए वो बोरोस से कहता है कि मैं समय को उस दिन पर लेकर जाऊंगा जब मुझे माना और डार्कनेस मिला था। बोरोस कहता है पर अगर हम लोग फेल हो जाते हैं तो जो हमारा वजूद है वो पूरे से गायब हो जाएगा। ये सुनकर वो कहता है तो आखिर तुम मुझे क्यों कह रहे हो, क्या तुम्हें इस जिंदगी के अंदर किसी तरीके की रिग्रेट है? अगर है तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारे बिना यहाँ से चला जाऊंगा। ये सुनकर वो चुप हो जाता है और वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके बाद वो दोनों ही आर्टिफैक्ट के ऊपर हाथ रखते हैं और बोरोस कहता है कि सब कुछ या फिर कुछ भी नहीं, चलिए मास्टर चलते हैं। तो वो कहता है तो चलो उस दिन में वापस चलते हैं जहाँ पे सब कुछ शुरू हुआ था। जिसके बाद उस आर्टिफैक्ट से काफी तेज रोशनी निकलना चालू होती है, जिसकी वजह से उन दोनों के ऊपर काफी तेज प्रेशर पड़ता है, और अचानक ही जो स्क्रीन होती है वो पूरे से व्हाइट हो जाती है। पर अचानक ही उनकी आंखें खुलना चालू होती है, तो बोरोस उसके सामने खड़ा हुआ था और अब वो एक इंसानी फॉर्म के अंदर था। वो उसे उठाने की कोशिश करते हुए कहता है कि मास्टर उठ जाइए उठ जाइए। जैसे ही कर्नाक की आंखें खुलती है तो वो बोरोस को देखता है। बोरोस उससे कहता है कि वाह आप उठ चुके हैं। कर्नाक उससे पूछता है इसका मतलब क्या ये तुम ही हो बोरोस? तो वो कहता है कि हाँ बिल्कुल। वो कहता है कि इस चीज को काफी लंबा समय हो गया कि जब ये चेहरा मेरा हुआ करता था, और वो कर्नाक को देखकर कहता है कि आपका इतना अजीब सा चेहरा जैसा कि पहले दिनों में हुआ करता था। ये सुनकर वो कहता है कि सच में मैं इतना ज्यादा बुरा दिखता हूँ और अभी तक तुम्हारे अंदर जरा सी सेंस ऑफ रिस्पेक्ट भी नहीं है। पर फिर वो उठते हुए कहता है कि पर इसके अलावा अगर हम लोग सही समय पर यहाँ पर अराइव हुए हैं, और ये कहकर वो जैसे ही अपने सामने की तरफ देखता है तो उसके सामने वही फॉरबिडन कोडेक्स पड़ा
हुआ था। ये देखकर वो कहता है कि बिल्कुल ये बिल्कुल यहीं पर है, सब कुछ यहीं से शुरू हुआ था। मैं नेक्रोमेंसी के रास्ते पर इसी की वजह से चल पाया था, क्योंकि कोडेक्स की नॉलेज की वजह से। इसलिए वो चुटकी बजाते हुए कहता है तो चलो इस चीज को ट्राई कर देखते हैं। और उसकी चुटकी से एक एनर्जी निकलती है जो कि कोडेक्स को जला देता है। ये देखकर बोरोस हैरान था और वो कहता है कि ये बिल्कुल सही है जो कि मुझे कर देना चाहिए था। बोरोस कहता है पर क्या ये ठीक होगा कि आपने इसको यहाँ पर जला दिया है? तो वो कहता है कि छोड़ो, वैसे भी मुझे सारी चीजें याद है और भले ही एक फॉरवर्डन कोडेक्स है पर असल में ये चीज इतनी भी ज्यादा जरूरी नहीं है। ये बस एक बेसिक सी चीजें हैं और यही अच्छा होगा कि इसको अभी यहीं पर खत्म कर दिया जाए, जिससे किसी भी तरीके की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाए कि वरना हमें किसी और से बाद में निपटना पड़ता। ये सुनकर बोरोस उसकी तारीफ करते हुए कहता है इसका मतलब आप सारी चीजें सोच कर आए थे। यंग मास्टर, आप तो सच में पहले से और भी ज्यादा हैंडसम लगने लगे हैं। सही में ये तो बिन पहनने का लोटा है, कहीं इधर घूम जाता है या फिर कहीं उधर। जिसके बाद उनके पेट से गुड़गुड़ों की आवाज आना चालू कर देती है। ये देखकर वो दोनों ही चुप थे। कर्नाक सरप्राइज होते हुए कहता है कि मैं काफी लंबे देर से देख रहा हूँ कि जब से ये आवाज मुझे सुनाई दे रही है। तो वो कहता है कि हाँ, क्योंकि मुझे भूख लगी है। सच में वो लोग टाइम ट्रेवल कर काफी ज्यादा थक गए हैं, इसलिए वो लोग उस केव से बाहर निकलते हैं और कहते हैं तो चलो कुछ खाने के लिए चलते हैं। और जब वो लोग एक रेस्टोरेंट पहुंचकर वहाँ पर खाना खाते हैं तो वो उन्हें इतना ज्यादा पसंद आता है कि चिल्लाने लग जाते हैं, जिसकी वजह से जो बाहर के लोग होते हैं वो सभी तक शॉक हो गए थे। वो कहते हैं कि अगर ये केवल एक ब्रेड को किस तरीके से बनाते हैं, सच में ये तो एक मास्टरपीस है। वाह, मैं टेस्ट कर सकता हूँ, सच में मैं चीजों को टेस्ट कर सकता हूँ। वो लोग ब्रेड खाते हुए सच में काफी ज्यादा खुश होते हैं और रोते हुए कहते हैं कि वाह, ये चीज तो सच में काफी ज्यादा अच्छी है। बोरस रोते हुए कहता है कि ये तो इतनी ज्यादा अच्छी चीज है कि जिसके लिए मरा भी जा सकता है। तो कर्नाक उससे कहता है कि मरने की बात है बिल्कुल भी मत करना, मैंने हम लोगों को यहाँ पर रिवाइव किसी वजह से किया है। बोरोन रोते हुए कहता है इसका मतलब हमारी जिंदगी का गैम्बल सच में यहाँ पर काफी ज्यादा वर्थ इट रहा। ये चीज सच में इतनी ज्यादा टेस्टी है कि आंसुओं की वजह से जो मेरी आंखें है वो पूरे से ब्लॉक हो गई है। और सही में उसका जो चेहरा होता है वो काफी ज्यादा फनी होता है। कर्नाक भी रोते हुए कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें कैसा महसूस हो रहा होगा, पर तुम्हें देखना होगा कि अगर तुम कितना खाते हो। तुम्हें पता है ना कि जो पैसा है वो आसमान से नहीं गिरता। तो बोरोन अपने मास्टर को भी थोड़ा सा शांत होने का कहता है। तो वो कहता है कि सच में ये खाने की स्मेल इतनी ज्यादा अच्छी है कि मैं चाहकर भी अपने आप को रोक नहीं पा रहा। पर तभी उनके साइड की टेबल पर एक आदमी चिकन लेकर आ गया था। जैसे वो ये देखते वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो हैरानी के साथ कहते हैं कि ये कोई चिकन नहीं है, सच में ये जगह तो इन चीजों से भरी हुई है। इसकी जो खुशबू है वो सच में काफी ज्यादा अच्छी है। मैं तो ऐसा लगता है कि फिर से इसके ऊपर खोने वाला हूँ। कर्नाक कहता है कि पर हम लोग इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते। तुम्हें पता है ना कि मैं फॉलन नोबल फैमिली से हूँ। पर तभी वो अपनी ईवल साइड दिखाते हुए कहता है कि क्यों ना मैं इन सभी को मार दूं और वो चिकन अपने लिए ले लूं। ये देखकर बोरोन हैरान होते हुए उसे कहता है कि मास्टर प्लीज शांत हो जाइए। और सच में ये सीन काफी ज्यादा फनी है। बोरोन बताता है कि जिस तरीके की अभी हमारी करंट स्ट्रेंथ है उसके अंदर ये लोग हमारा चटनी बना देंगे। तो रुको, मुझे देखने दो कि आखिर हमारे पास पैसा कितना है। कर्नाक ये सुनकर कहता है कि हाँ, मैं समझ गया। जिसके बाद वो लोग पैसा देखना चालू करते हैं और कहते हैं कि सच में गरीब होना एक काफी ज्यादा बड़े पाप की तरह है। पर जैसे ही वो लोग अपनी पोटरी को खोलते हैं जिसके अंदर उन्होंने पैसा रखा हुआ था, बोरोन ये देख काफी ज्यादा सरप्राइज था और वो कहता है कि यंग मास्टर, मुझे लगता है कि यहाँ पर एक दिक्कत है। ये सुनकर वो कहता है कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? बोरोन कहता है मुझे लगता है कि हमारे टाइम टेबल की वजह से चीजों के ऊपर काफी इफेक्ट पड़ा है। कर्नाक भी ये देखकर कहता है कि सच में ये चीज काफी ज्यादा अजीब है। बोरोन कहता है कि मुझे भी लगता है कि यहाँ पर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि मुझे इस चीज का बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि हमारे पास सच में इतना ज्यादा पैसा हो सकता है। ये देखकर वो सोचता है कि आखिर चीज इतनी ज्यादा खराब कब हो गई। फिर वो अपनी लाइफ के बारे में सोचकर इसके बारे में बताता है। फिर वो अपने पास्ट के बारे में बताता है कि इस समय पर जो उसकी जस्ट एंड फैमिली थी उसकी जो फाइनेंशियल स्टेट थी वो काफी ज्यादा गरीब थी। और जो मेरे ग्रैंडपा थे उन्होंने जो अपने टेरिटोरी के अंदर कई सारे बिजनेस चालू करे थे पर वो अचानक ही पूरे पूरे खत्म हो गए। और जो उनका पूरा कर्ज था वो मेरे फादर के ऊपर छोड़कर चले गए, करपुट के ऊपर। और सबसे बुरी बात ये थी कि जो मेरे फादर थे उनके पास भी इस तरीके की कोई एबिलिटी नहीं थी कि वो उस बढ़ते हुए डेप्थ को हैंडल कर सके। और इसके अलावा जो उनकी ओरिजिनल वाइफ थी उनसे उनके 2 लड़के थे पर वो दोनों भी पूरे से बेकार कमीने थे, जिसकी वजह से वो अपनी फैमिली की जरा सी मदद नहीं कर सकते थे। और जो मैं था वो एक कमीना बच्चा था जिसने एक ऐसी फैमिली के अंदर जन्म लिया था जो पूरी तरह खत्म हो चुकी थी, जिसकी वजह से फैमिली की जितनी भी बुरी चीजें होती थी वो मुझे इंडोर करनी पड़ती थी, जिसकी वजह से मैं अपना हर एक दिन बड़ी मुश्किल से काट पाता था। इसी वजह से जो मेरी फैमिली है उसका स्टेटस बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। तो आखिर आखिर क्या वजह है? तो आखिर इतना सारा पैसा मेरे पास वो भी आया कहाँ से? इसलिए वो बोरोन से कहता है कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए हमें खुश होना चाहिए, कि ऐसा तो नहीं कि जो हम लोग हमारे पास्ट में आए हैं उसकी वजह से किसी तरह की गलती हो गई हो। बोरोन कहता है कि मैं इस चीज के लिए श्योर नहीं हूँ, मैं तो एक सोर्समैन हूँ, आखिर मुझे इसके बारे में कैसे पता होगा? ये सुनकर कर्नाक थोड़ा सा परेशान सा होता हुआ कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि हम लोग फिर से हमारे पास्ट में नहीं आए हैं। वैसे कई सारी सिमिलर मेमोरीज है जो कि इस चीज से काफी ज्यादा मेल खाती है। पर तभी बोरोन उसे एक भारी आवाज में कहता है, पर क्या इसका मतलब मास्टर हम लोग चिकन खा सकते हैं? ये सुनकर उसके मुंह में पानी आ जाता है और वो कहता है क्या चिकन? और उन दोनों के चेहरे देखने में सच में काफी ज्यादा फनी लग रहे थे। और वो आगे कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जो कि हमारा कंसर्न है, अगर हम उस पैसे को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो गायब हो जाएगा। इसलिए कर्नाक लार बगराते हुए कहता है कि बिल्कुल, इसलिए जब तक हमारा ये कंसर्न रिसॉल्व नहीं हो जाता हम लोग जितना चाहे उतना ज्यादा खाना
खाना खा सकते हैं। इसलिए वो पूछता है कि हम लोगों को एक ऑर्डर कर देना चाहिए। कर्नाग कहता है कि अगर तुम ये किस तरीके की बात कर रहे हो, हम दोनों को अपने लिए एक एक ऑर्डर करना चाहिए। इसलिए वो दोनों 2 चिकन ऑर्डर करते हैं। अब उन दोनों के पेट बहुत ज्यादा भर चुके थे, जिसके बाद हमें शाम का सीन दिखाते हैं जहाँ पर बोरोस का पेट ऐसा लग रहा था कि जैसे कि बिल्कुल वो बस फटने ही वाला है। वो कहता है कि मेरा पेट पूरी तरह से भर चुका है, ऐसा लगता है कि मैं तो खाना खाने की वजह से कोमा में जा सकता हूँ। तो वो कहता है कि जैसे ही हम लोग वहाँ पर पहुंच जाएंगे, बस सोते समय हम लोग पूरी तरह से बेहोश हो सकते हैं। बोरोन कहता है पर जो फैक्ट है कि हमको फिर से उनको देखना होगा। ये चीज सच में काफी ज्यादा अनोइंग सी है, क्योंकि वो फैमिली बिल्कुल पहले की तरह होगी। मैंने बिल्कुल सही कहा ना, मुझे सच में उन लोगों से काफी ज्यादा नफरत है। तो वो कहता है कि ये तब तक ठीक रहेगा जब तक हम लोग उनके साथ रहते हैं, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि मैं पहले जितना छोटा नहीं रहा हूँ। पर अभी जो प्रॉब्लम है वो ये सिचुएशन है कि आखिर ये इतनी ज्यादा स्ट्रेंज कैसे हो सकती है। बोरोन कहता है कि बिल्कुल ये ऐसा नहीं है कि केवल एक चीज हो या फिर 2 चीज हो जो कि काफी ज्यादा अजीब है। यहाँ तक यहाँ के जो हॉर्स है वो भी काफी अलग है। क्या आपको याद है कि जिस अस्पताल से हम लोगों ने ये घोड़े लिए हैं, वहाँ का जो मैनेजर था वो किस तरीके से हमें मक्खन लगा रहा था। इस चीज का तो बिल्कुल भी सेंस नहीं बनता किस तरीके की फॉलन फैमिली के पास इस तरीके की गुड ब्रीड के घोड़े भी हो सकते हैं। इसके अलावा जो सिटीजन्स थे जो कि हम लोगों से टकराए थे, वो लोग भी काफी ज्यादा अजीब से लग रहे थे। जो लोग हमेशा हमें सताया करते थे और कमीना बोला करते थे और हमेशा हमारी बेइज्जती किया करते थे, आज वो हम लोगों को देखकर इतने ज्यादा खुश हो रहे थे, इतने ज्यादा खुश कि उनकी आंखों में हमें देखकर आंसू आ गए थे। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ये कोई मेरा डरावना सा सपना तो नहीं है। कर्नाग कहता है कि सच में ये चीज मुझे भी सच में काफी ज्यादा अजीब सी लग रही थी। बोरोन कहता है कि हम इस सब के बारे में पता लगा लेंगे जैसे ही हम लोग घर पहुंच जाएंगे। तो वो कहता है कि बस हम लोग वहाँ पर पहुंचने ही वाले हैं। कर्नाग कहता है कि मैंने जगह को काफी लंबे समय से नहीं देखा था, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा अजीब सा महसूस हो रहा है। बोरोन कहता है कि मुझे तो सच में काफी ज्यादा अनोइंग सा महसूस हो रहा है, क्योंकि मेरे पास यहाँ की कोई अच्छी खास मेमोरीज नहीं थी। कि असल में बोरोन एक अनाथ लड़का है, जिसकी वजह से वो कभी भी अपनी जिंदगी काफी अच्छे तरीके से नहीं जी पाया था। और उसके जो पेरेंट्स थे वो सच में काफी ज्यादा बड़े कमीने लोग थे, कि उन लोगों ने आधी रात में बोरोस को अकेला छोड़ते समय भी एक बार तक नहीं सोचा था। जिसके बाद मैंने इसको ढूंढा था जब वो मरने की कंडीशन में आ गया था। उसकी कंडीशन सच में काफी ज्यादा खराब थी। जिसके बाद मैं अपने साथ बोरोस को अपने घर लेकर चला गया था। पर ये चीज काफी ज्यादा अजीब थी कि मेरे फादर ने उसको यहाँ पर रखने के लिए अलाउ कर दिया था। इसी वजह से भले ही मैं अपनी फैमिली का एक नाजायज औलादी क्यों ना हूँ, पर एक ऐसी फैमिली जिसने मेरी शक्ल बचा कर रखी थी। पर तभी बोरोस उसे हिलाते हुए कहता है कि यंग मास्टर, यंग मास्टर। ये सुनकर वो कहता है कि क्या? तो वो अपनी उंगली के इशारे के साथ कहता है। तो वो कहता है कि मुझे सही से याद तो नहीं है, पर क्या ये वही घर है जिसके बारे में हम लोग कह रहे थे? तो कर्नाग सामने की तरफ देखकर कहता है कि बिल्कुल। पर जैसे उसकी नजर उस मेंशन के ऊपर जाती है जो कि काफी ज्यादा बड़ा था और उसके सामने 2 गार्ड्स भी खड़े हुए थे, इन दोनों को भी देखकर काफी ज्यादा हैरानी होती है। और बोरोस कहता है ऐसा तो नहीं कि हम लोग कोई गलत जगह पर आ गए हों। बोरोस कहता है ऐसा तो नहीं कि हम लोग कोई गलत जगह पर आ गए हों। कर्नाग कहता है कि नहीं, ये वही जगह है जो कि मेरे मेमोरीज के अंदर थी। एक लंबी ईंटों से बनी हुई दीवार और 2 स्टोरी की बनी हुई बिल्डिंग जिसके ऊपर टेरेस बना हुआ है, और इसके अलावा एक काफी ज्यादा बड़ा सा गार्डन जो कि इस पूरी जगह को घेर कर रखे हुए है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि मेरे मेमोरीज के अंदर था। पर इसके अलावा ये एक फैक्ट है कि सच में ये चीज काफी ज्यादा कमाल की लग रही है। ऐसा लगता है कि इन लोगों ने इस पूरी जगह को ही बदल दिया हो, पर आके इनके पास इतना ज्यादा पैसा आया कहाँ से होगा। पर तभी जो गार्ड होता है वो कर्नाग को देखकर खुश हो जाता है और वो कहता है कि यंग मास्टर। ये देखकर कर्नाग जैसे नीचे उतरता है वो कहता है कि यहाँ के गेट कीपर भी मेरा स्वागत कर रहे हैं। और दूसरा गेट कीपर कहता है कि इसके अलावा यहाँ पर और भी है, और वो लोग कहते हैं कि आपका स्वागत है हमारे लॉर्ड। और ये सुनने के बाद वो दोनों ही यानी कर्नाग और बोरोस दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या हमारे लॉर्ड। जिसके बाद वो दोनों जैसे ही अंदर आते हैं तो जो उनका हेड बटलर होता है वो उन्हें बताता है कि चीज को 6 महीने हो चुके हैं कि वो इस फैमिली का फैमिली हेड बन चुका है। ये सुनने के बाद कर्नाग बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है और कहता है क्या 6 महीने पहले मैं फैमिली के हेड बन चुका हूँ। तो जो उसका हेड बटलर होता है जिसका नाम जपेल है वो कहता है कि यंग मास्टर आपने आपके गोल को अचीव कर लिया है। वो हिचकिचाते हुए कहता है कि गोल? तो वो कहता है कि इसी वजह से आप एक जर्नी पर नहीं गए थे। तो वो कहता है कि हाँ मैंने थोड़ा सा कर तो लिया है। ये सुनकर जपेल कहता है कि सच में ये तो काफी ज्यादा अच्छा है, इसका मतलब जो हमारे लेड लॉर्ड्स थे वो सच में काफी ज्यादा खुश होंगे। ये सुनने के बाद उनके ऊपर जैसे एक और पहाड़ टूट पड़ता है, पर जैसे ये सुनकर जैसे उनके ऊपर एक और पहाड़ टूट पड़ता है वो लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और कर्नाग कहता है कि क्या मेरे फादर मारे जा चुके हैं? पर आखिर जो मेरी स्टेप मदर थी वो कब मर गई? और जपेल आके कहता है और जैसे हमारे दोनों यंग मास्टर भी मारे जा चुके थे, इसकी वजह से मुझे सच में काफी ज्यादा बुरा लगता था, पर अब मुझे सच में काफी ज्यादा अच्छा लगने लगा है। ये सुनकर कर्नाग कहता है कि अच्छा यही वजह है कि अब मैं एक लॉर्ड बन चुका हूँ। पर इसकी वजह से वो काफी ज्यादा सरप्राइज भी था और वो कहता है कि आखिर क्या हुआ था जिसकी वजह से जो मेरी पूरी फैमिली है वो मारी गई। और साथ ही वो सोचता है कि जो मेरी जर्नी का गोल था वो तो ऑब्वियस है, मैं नेक्रोमेंसरी को कंप्लीट करने के लिए गया था जहाँ पर मुझे कोई भी न देख सके। इसलिए बोरोस खुसफुसाते हुए कहता है कि यहाँ तो बिल्कुल भी सवाल पैदा नहीं होता कि जो आपका गोल था उसे आप सही से रिवील कर सके। तो वो कहता है कि यही तो वजह थी कि मैंने एक जर्नी का बुलशिट दिया था, पर आखिर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसी सिचुएशन के अंदर मुझे नेक्रोमेंसरी की जरूरत कैसे पड़ सकती है। जपेल उनसे पूछता है कि आखिर आप दोनों को किस चीज की चिंता हो रही है। तो बोरोस एक बुरी सी शक्ल बनाते हुए कहता है कि मास्टर ये कह रहे हैं कि इस लंबी सी जर्नी की वजह से काफी ज्यादा थक गए हैं, इसलिए जो हमारी कन्वर्सेशन
सिचुएशन है क्या उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। और जो बेचारे कर्नाक की हालत होती है वो सच में काफी ज्यादा खराब सी लग रही थी, जैसे कि उसकी आत्मा उसके शरीर को छोड़कर अभी निकल जाएगी। जब ये देखकर बहुत ज्यादा घबराते हुए कहता है कि मेरे लॉर्ड मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं सच में इस कंसर्न की वजह से फेल हो गया, इसलिए प्लीज जाइए आपके रूम में जाकर आराम करिए। जिसके बाद अब वो दोनों रूम के अंदर जाते हैं और काफी ज्यादा खुश होते हैं और उससे कहता है कि बोरोस तुमने सच में काफी ज्यादा अच्छा काम किया। जिसके बाद बोरोस आगे कहता है कि अभी के लिए तो हम लोग इससे बाहर निकल कर आ गए हैं, पर आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी चीजें हो रही है वो सच में काफी ज्यादा अलग है और नई है, जिसकी वजह से मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। कर्नाक कहता है कि ऐसे समय के लिए मेरे पास एक काफी अच्छा मेथड है। ये सुनकर वो कहता है कि अच्छा, तो वो कहता है कि हाँ, जैसे समय आएगा तो तुम्हें इसके बारे में पता चल जाएगा, इसलिए अब हमें थोड़ी सी जल्दी करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग तभी अपना मूव ले सकते हैं जब सभी लोग सो रहे होंगे। जिसके बाद आधी रात के अंदर वो लोग जेपेल के रूम के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर वो काफी गहरी नींद के अंदर सोया हुआ था। बोरोस कहता है कि वो सच में काफी गहरी नींद में सोया हुआ है और मैंने वो हब्स तैयार कर दी जिसके बारे में आपने कहा था। कर्नाक कहता है तो चलो ठीक है, अब हम लोग माइंड इंस्पेक्शन का इस्तेमाल करके इससे कमांड करते हैं। जिसके बाद वो अपनी नेक्रोमेंसरी का इस्तेमाल करता है और उससे कहता है कि उठो मेरे सर्वेंट। और जैसे ही उस हब के जलने की वजह से एक काली एनर्जी होती है जो कि जैसे उसकी नाक के अंदर जाती है, जेपेल की आंखें पूरे सफेद हो जाती है और वो उठकर बैठ जाता है। वो कहता है कि बताइए मेरे मास्टर। कर्नाक पूछता है कि मुझे सारी चीजें बताओ कि आखिर मेरी फैमिली की जो फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट है वो कैसे हुई है और आखिर मैं हाउस होल्ड का हेड कैसे बना। जेपेल बताता है कि आज से 4 साल पहले जो हमारे सेकंड ईयर मास्टर थे वो ट्रेनिंग करने के लिए गए हुए थे, तो वहाँ पर उन्हें काफी ज्यादा बड़ी कॉपर की माइन मिली थी। ये सुनने के बाद कर्नाक भी काफी ज्यादा सरप्राइज था और वो कहता है कि मुझे ऐसा लगा था कि वो बस एक केवल बहाना है जिससे नोबल्स अपने बेकार से पैसे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बोरोस कहता है कि सच में मुझे भी ऐसा ही लगा था कि ये चीज काफी ज्यादा रेयर हो सकती है कि कोई किसी माइन को ढूंढ ले। जिसके बाद कर्नाक उससे आगे पूछता है कि आखिर क्या वजह थी कि मेरी पूरी की पूरी फैमिली मारी गई, तो वो बताता है कि ये चीज भी 4 साल पहले हुई थी और ये सब केवल उस कॉपर माइन की वजह से हुआ है, क्योंकि वो एक ऐसी लोकेशन पर थी उसे पूरी तरह से न्यूट्रल जोन कहा जाना चाहिए, क्योंकि वो आपकी फैमिली और डिवियंटर फैमिली की बॉर्डर के बीच में बनी हुई थी, जिसकी वजह से दोनों फैमिली माइन को क्लेम करने लगी कि वो उनकी है। इसकी वजह से दोनों फैमिली के बीच में एक काफी ज्यादा बड़ी लड़ाई हुई और एक जंग शुरू हो गई थी। पर जो डेविटर फैमिली है वो हमेशा से ही उसकी मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए जानी जाती है कि वो सच में काफी ज्यादा पावरफुल है और इसके अलावा यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो कि सर रेंडलॉफ को हरा सके, इसलिए उन्होंने आपके फादर को बड़ी आसानी से लड़ाई के अंदर मार दिया था। जिसके बाद उन्हें सेकंड यंग मास्टर को और बड़ी यंग मास्टर को भी मार दिया और जो हाउस होल्ड के बेस्ट नाइट हुआ करते थे उनके भी दोनों पैर काट दिए गए थे, जिसकी वजह से वो अपनी जिंदगी से इतने ज्यादा हताश हो गए थे कि उन्होंने खुद की जिंदगी खत्म कर ली, यानी सुसाइड कर लिया। जिसकी वजह से आपकी जो स्टेप मदर थी वो भी काफी ज्यादा बड़ी शौक में चली गई थी और कुछ ही समय के बाद वो भी चल बसी, जिसकी आखिर में केवल यंग मास्टर कर्नाक ही बचे हुए थे जो कि सक्सेसर बन सकते थे, पर वो उस समय काफी ज्यादा छोटे थे। इसलिए दोनों फैमिलीज ने प्रॉमिस किया कि वो दोनों तब तक के लिए रुकेंगे जब तक उसकी उम्र नहीं हो जाती और वो सही तरीके से हाउस होल्ड का एक ऑफिशियल हेड नहीं बन जाता। पर फिर भी सभी लोग उस कॉपर माइन के लिए काफी ज्यादा कंसर्न थे, इसलिए उन्होंने इस लड़ाई की वजह से कंपनसेशन देना चालू किया। जिसके बाद यंग मास्टर कर्नाक सभी लोगों के सामने आए और उन्होंने फैमिली को बचाने के लिए एक सॉल्यूशन सामने रखा और उन दोनों के बीच में ये डिसाइड हुआ कि जब कर्नाक थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो उन दोनों के बीच में एक डुअल होगी। ये सुनने के बाद कर्नाक उससे कहता है कि रुको रुको, क्या एक डुअल? ये सुनने के बाद बोरोन भी काफी हैरान था और वो कहता है कि सच में ये तो काफी ज्यादा जल्दी है। जिसके बाद हमें ट्रायल डुअल के बारे में बताया जाता है कि एक ऐसा डुअल है जो कि किसी की प्राइड को रखता है और ये चीज पूरी तरह से पॉसिबल है कि अगर आप चाहें तो आपकी जगह पर एक सब्स्टिट्यूट वॉरियर को भी रख सकते हैं। और जो ये डुअल है वो एलियम की प्रीस्ट के सामने होता है और जो विनर होता है वो केवल तभी डिसाइड किया जा सकता है जब एक तरफ का एक इंसान मारा जाता है। बोरोन ये जानने के बाद कहता है कि सच में आपने आपकी कब्र खुद खोद कर रखी हुई है। कर्नाक कहता है कि वो मैं नहीं था, पर अब मुझे समझ में आ गया है कि आखिर सभी लोग मुझसे इतना ज्यादा प्यार क्यों करते हैं और ये कैसी लड़ाई है जहाँ पर मैं सच में हारने ही वाला हूँ। इसी वजह से मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी, इसलिए मैं लड़ाई को छोड़कर अपनी तैयारियां करने के लिए चला गया था और डेविएंटर कभी भी इस तरह की किसी ऑफर को रिफ्यूज कर ही नहीं सकता, इसकी वजह से उसकी खुद की इमेज खराब होगी। पर अगर मैं इस डुअल को जीत जाता हूँ तो जो माइन क्रॉप है मैं उसको सिक्योर कर लूंगा और इसकी वजह से हम लोग कभी भी भूखे नहीं मरेंगे। पर बोरन कहता है कि पर आपकी जो करंट स्किल्स लेवल है उसमें तो आप खुद ही एक मौत के करीब खड़े हुए इंसान की तरह है। कर्नाक कहता है इसी वजह से तो मैं जैसा तैयारी हो सकती थी वैसा करने के लिए गया था। साथ ही वो जेपेल से पूछता है कि आखिर वो डुअल कब होने वाला है, तो वो बताता है कि आज से केवल 1 महीने के बाद। ये देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान था और घबराते हुए कहता है कि तो सच में काफी ज्यादा करीब है। जिसके बाद हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कर्नाक ने कई सारी डिशेस को तैयार किया हुआ था। ये देखकर बोरोस उससे पूछता है कि मास्टर पर आखिर ये सब चीजें क्या है, तो वो कहता है कि बोरोस ये सब मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है क्योंकि तुम हमेशा ही काफी ज्यादा हार्ड वर्क करते हो, तो ये चीज तुम सच में डिजर्व करते हो। ये सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि सच में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर वो खाना चालू कर देता है और कर्नाक से कहता है पर क्या आपके लिए अच्छा होगा कि आप इस तरीके से आराम करें क्योंकि ये डुअल की डेट है वो काफी ज्यादा करीब है। तो कर्नाक कहता है कि
हाँ मैं उसी के बारे में बात करना चाहता था, क्या तुम उसको मेरे बजाय अटेंड कर सकते हो, क्योंकि रूल्स में इस चीज को अलाउ किया गया है। और लो थोड़ी सी चाय पी लो। पर ये सुनने के बाद बोरोस पूरे अपने होश खो बैठता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि अच्छा अब समझ में आया कि आखिर आपने इतनी सारी तैयारियां क्यों कर रखी है, पर मुझे माफ करिएगा पर मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो वो कहता है कि क्यों, वैसे भी तुमने 4 मार्शल किंग्स में से 3 को तो मार गिराया था। बोरोस कहता है कि वो सब केवल आपकी नेक्रोमेंसी की वजह से ही हुआ था, आप केवल अपने एक्सपीरियंस की वजह से मार्शल पावर को गेन नहीं कर सकते। ये उतना ज्यादा मीनिंगलेस है जैसे कि आप एडवांस स्वॉर्डमैनशिप को सीखना चाहते हैं पर आपके हाथ ही नहीं है। और मैं ये चीज कर भी सकता था अगर मेरे पास आधा साल होता ट्रेनिंग करने के लिए, पर 1 महीने के अंदर तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये सुनते ही करना जल्दी से उससे कहता है कि खाना बंद करो और उसके जो मुंह का खाना होता है वो सब भी छीन लेता है। बोरोस कहता है अगर ऐसा है तो आप नाइट ऑर्डर्स के अंदर से किसी को क्यों नहीं देख लेते जो कि आपके बजाय लड़ सके। वो कहता है कि यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं जो कि इतना ज्यादा टैलेंटेड हो जो कि उससे लड़ सके। ये सुनकर बोरोस कहता है अगर ऐसा है तो आपके पास केवल एक ही चॉइस है, क्यों ना आप आपके नेक्रोमेंसरी को इस्तेमाल करें। और वैसे भी अब मैं ये समझ सकता हूँ कि आखिर आपने उसको सीखा ही क्यों था। तो कर्नाक उससे कहता है कि पर यहाँ पे काफी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है कि जो नेक्रोमेंसरी है वो यहाँ पर बैन है। जिसके बाद वो उससे आगे कहता है कि तुम्हें याद है हमारे पास्ट में कि हम लोग एक जगह पर भाग रहे थे और हमें दिखता है कि कर्नाक और बोरोन के पीछे कई सारे लोग लगे हुए थे जो कि मशाले लेकर उनके पीछे भाग रहे थे और कहते कि इस तरफ देखो, हम लोग उन्हें खो नहीं सकते, जरा उधर देखो, उस डीमन को केवल अल्यूम की ब्लेस्ड ही पकड़ सकते हैं। और कर्नाक आगे कहता है कि हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया हाउस होल्ड के सभी लोगों को मार दिया था, वो भी केवल नेक्रोमेंसरी का इस्तेमाल करते हुए। और हमें सीन दिखाया जाता है कि बोरोस अपने मास्टर से कहता है कि आपको और ज्यादा तेज भागने की जरूरत है। तो वो कहता है पर आखिर उन लोगों को हमारे बारे में पता कैसे चल गया। और जो एलियम का प्रीस्ट था उसने मेरे ऊपर साइन किया था जैसे कि मैं कोई कल्प्रिट हूँ, जिसकी वजह से जितने भी नाइट्स होते हैं वो दोनों को पकड़ लेते और कहते कि तुम दोनों शैतान हो। और उन लोगों को ये चीज काफी अच्छी तरीके से पता थी कि मैं एक नेक्रोमेंसर हूँ। अब जैसे कर्नाक और बोरोस को चारों तरफ से घेर लिया जाता है तो वो अपने नेक्रोमेंसरी का इस्तेमाल करते हुए जो सोल्स होती है उनको इकट्ठा करना चालू करता है, जिसकी वजह से जमीन के अंदर से कई सारे डेविल्स निकल कर आ जाते हैं। ये देखकर वो सभी काउंटर तक घबरा जाते हैं और कहते हैं कि ये तो नेक्रोमेंसरी है, वो यहाँ पर इविल मैजिक को इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए जल्दी से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। और जो डेविल्स होते हैं वो प्रीस्ट के ऊपर हमला करते हैं और काफी आसानी से उन सभी को मार देते हैं। ये देखकर वो भी काफी सरप्राइज थे और कहते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्या जो गॉडेस की ब्लेसिंग्स है वो इसके ऊपर काम नहीं कर रही। पर कर्नाक और बोरोस उन लोगों को वहाँ पर मार देने के बाद जल्दी से वहाँ से भागना चालू कर देते हैं और कहते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी निकलना होगा क्योंकि जो अगली टीम है वो जल्दी हम लोगों को पकड़ लेगी। पर मन्ना कंफ्यूज था और वो कहता है पर आखिर उन लोगों को पता कैसे चल गया कि मैंने यहाँ पर नेक्रोमेंसरी को इस्तेमाल किया है, क्योंकि किताब के अंदर तो लिखा हुआ है कि कोई भी इसके बारे में पता नहीं लगा सकता। तो बोरोस कहता है कि देखा जाए तो जो सिटीजन्स है, मेजेस है और नाइट्स है, उन लोगों को इसके बारे में पता नहीं चलेगा, पर ऐसा लगता है कि जो प्रीस्ट लोग होते हैं वो इसके लिए एक एक्सेप्शन है। ये सुनकर करना काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है क्या, और इसकी वजह से उसके चेहरे का रंग भी उड़ गया था। बोरोस उस सबको याद करते हुए कहता है कि सच में उस समय तो वो बिल्कुल किसी टॉर्चर की तरह लगता था। और वो कहता है कि हाँ इसी वजह से तो एक लेजेंड शुरू हुआ था। बोरोस कहता है कि मुझे समझ गया कि आखिर आपका प्लान क्या होने वाला है। तो वो कहता है कि हाँ बिल्कुल, ऑस्ट्रेलियन वहाँ पर नेक्रोमेंसी का इस्तेमाल करने वाला है और ये दिखाएगा कि वो एक नॉर्मल कॉम्बैट है। और इसके अलावा जो ट्रायल डुएल होगा उसका जो जज है वो एक प्रीस्ट होगा, इसलिए अगर मैं नेक्रोमेंसरी का इस्तेमाल करता हूँ तो मैं अपने पास्ट को रिपीट करूंगा और मैं बिल्कुल फिर से वैसी जिंदगी नहीं जीना चाहता जिसमें मुझे केवल भागना पड़े। बोरोस कहता है क्यों ना हम लोगों ने कुछ पैसे दे दे और यहाँ से गायब कर दें, मैं जल्दी से जाकर ज्वेलरी और फंड को देखता हूँ। तो वो कहता है पर ये चीज सच में काफी ज्यादा शर्मनाक होगी क्योंकि मेरे फैमिली के सभी लोग मुझसे काफी ज्यादा नफरत करते थे और मारे गए। अब ये सुनकर बोरोस खाना उठाकर जाने लग जाता है और कहता है कि जो देवी है वो सच में काफी ज्यादा अच्छे पैट्रियार्च की तरह से आपके एक्ट करेंगी। बोरोस खाना उठाकर वहां से जाने लग जाता है और कहता है अगर ऐसा है तो आपको एक अच्छे पैट्रियार्च की तरह एक्ट करना चाहिए, मैं जाकर आपकी फ्यूनरल की तैयारियां करवाता हूँ। तो वो कहता है कि ऐसा एक्ट नहीं, तुम मुझे ऐसा महसूस करा रहे हो जैसे कि मैं एक बुरा इंसान हूँ। जिसके बाद वो बोरोस को रोक कर कहता है कि रुको, फिर से बैठ जाओ, आखिर तुम कहाँ जा रहे हो, मेरे पास एक प्लान है, भले वो एक थोड़ा सा खतरनाक है पर फिर भी मेरे पास एक प्लान है। जिसके बाद हमें डेविएंटर के नॉर्थन फोर्ट का सीन दिखाया जाता है कि वहाँ पर जितने भी नाइट्स होते हैं वो सभी ट्रेनिंग करने में लगे हुए थे। फिर जो उनका इंस्ट्रक्टर होता है वो कहता है कि ठीक है बहुत हो, अब थोड़ी देर के लिए आराम कर लो। और अब जैसे ही वो लोग वहाँ पर बैठ जाते हैं तो हमें वहाँ पर रेंडलॉफ को दिखाते हैं जो कि प्रैक्टिस करने के लिए आया था। तभी उसे एक आवाज आती है कि सर रेंडलॉफ, आखिर आपकी ट्रायल डुएल के लिए तैयारियां कैसी चल रही हैं? तो वो उस लाल बाल वाले आदमी से कहता है कि सर बैरेट, आखिर किस तरह की तैयारियों की मुझे जरूरत है, वो भी एक ऐसे इंसान के खिलाफ जो कि काफी ज्यादा अनस्किल्ड है। बैरेट कहता है कि ये तो सही है पर फिर भी आपको अपना गार्ड डाउन नहीं करना चाहिए, उसके पास किसी तरीके का प्लान तो होगा ही। रेंडलॉफ कहता है कि आखिर किस तरीके की बकवास है, ये तो सच में मेरे लिए केवल समय की बर्बादी होगी क्योंकि वो एक काफी ज्यादा स्पॉइल्ड बेवकूफ एक यंग मास्टर है जिसको इस दुनिया के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। बैरेट सोचता है कि इस चीज में तो कोई भी शक नहीं है कि जो सर रेंडलॉफ है वो कभी भी नहीं हार सकते, पर जो नया लॉर्ड है उसके पास किसी तरीके का प्लान तो होगा ही, इसी वजह से उसने इस तरीके की किसी ड्यूल को रिक्वेस्ट किया है। और वहीं उन्हें बाहर से कुछ आवाजें आती हैं और वो पीछे की तरफ देखते हुए कहता है कि मर्चेंट फिर से, ऐसा लगता है कि इस साल सच
सच में कई सारे लोग हैं जो कि बाहर से आ रहे हैं। ये चीज सच में काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्टिंग है। जिसके बाद वो अपने जितने भी नाइट्स होते हैं वो उनसे कहते हैं कि चलो ठीक है, फिर से अपनी पोजीशन ले लो। और हम उनके पीछे उस आदमी को दिखाते हैं जो कि यहाँ पर आकर हैंकरचिप्स बेच रहा था। उसकी मूछें काफी लंबी लंबी थी और जैसे उसकी शक्ल दिखाई जाती है तो ये देख हंसी आ जाती है, क्योंकि वो कोई और नहीं बोरस था जो कि यहाँ पर भेद बदल कर आया था। और बोरस कहता है कि ये काफी अच्छा है कि मैं यहाँ पर आने के लिए तैयार हो गया। पर देखा जाए तो जो रेंडलॉफ है उसकी जो कॉम्बैट पावर है वो इतनी भी ज्यादा पावरफुल नहीं है, पर अगर 1-to-1 बैटल की जाए तो उसका जो अपोनेंट है वो काफी ज्यादा आसानी से इसे जीत सकता है, क्योंकि ये एक काफी ज्यादा फुलिश टाइप है जहाँ पर वो केवल एक हैवी सोर्ड टेक्निक को इस्तेमाल करता है। इसी वजह से इसने कभी भी बैटल ऑरा को सीखने की कोशिश ही नहीं करी। इसी वजह से ये चीज काफी आसान है कि जो इसका अपोनेंट है वो इसकी मूवमेंट्स को काफी आसानी से प्रोटेक्ट कर सकता है। और अगर देखा जाए तो ये चीज मेरे लिए सच में काफी ज्यादा अच्छी है, पर फिर भी एक महीना इससे लड़ाई करने के लिए काफी नहीं होगा। पर तब एक लड़की होती है जो कि पीछे से उसको आवाज देती है और कहती है कि यहाँ पर तुम्हारे मेरे भाई रेंडलॉफ के साथ किसी तरीके का काम है। ये सुनकर वो थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और वो पीछे की तरफ देखता है और कहता है क्या आप सर रेंडलॉफ की छोटी बहन है? तो वो कहती है कि हाँ, पर क्या तुम्हारे से कोई काम है? तो वो कहता है कि असल में मैं यहाँ पर नॉर्थ के स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट को देख रहा था, क्योंकि वो हम जैसे इंसानों का एक आइडल है। जिसके बाद वो आगे की तरफ उसको हैंकरचिप दिखाते हुए कहता है कि कितना ज्यादा अच्छा इत्तेफाक है, क्योंकि आपकी जैसी किसी लेडी के पास तो एक अच्छी से हैंकरचिप तो होना जरूरी है। मैं आपको एक अच्छा प्राइस लगा दूंगा। ये सुनने के बाद वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसको जो हैंकरचिप्स होती है वो पसंद आती है। ये देखकर वो कहता है कि ये काफी अच्छा है कि इसने मुझे पहचाना नहीं। जिसके बाद हमें मरनाक की फैमिली का जो पर्सनल ट्रेनिंग हॉल होता है वो दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा बड़ा था। बोरोस वहाँ पर आकर कहता है कि मास्टर, आखिर आपकी स्टेमिना ट्रेनिंग कैसी चल रही है? पर जैसे ही वो अपने सामने देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और उसका जो दिल होता है वो उसके मुंह से बाहर आ जाता है, क्योंकि उसके जो यंग मास्टर थे वो जमीन पर पड़े हुए थे और उनकी आत्मा भी उनके शरीर से निकल रही थी। ये देखकर वो घबराते हुए कहता है कि यंग मास्टर जल्दी से उठ जाइए, और उन्हें जोर जोर से हिलाने लग जाता है। पर मरना कपकपाती हुई आवाज में उससे कहता है कि मुझे इस तरीके से हिलाना बंद करो, मेरा खाना मेरे मुंह से बाहर आ जाएगा। बोरोस कहता है कि जैसा मैंने आपसे कहा था आपने इस होल के 15 चक्कर लगाए हैं। वो कहता है कि अभी अभी मैंने उनको कंप्लीट किया था, जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गया था और अब मैं बिल्कुल भी नहीं भाग सकता। ये देख कर बोरोस कहता है कि सच में आपको जो स्टेमिना है वो काफी ज्यादा बेकार है। करना कहता है पर यहाँ पर किसी तरीके का रीजन है जिसकी वजह से मुझे इस तरीके की ट्रेनिंग करनी पड़ रही है। वो कहता है कि आपकी जिस तरीके की श्रिम्प जैसी बॉडी है, इस समय पर अगर आप कुछ भी करते हैं तो ये चीज बिल्कुल भी मीनिंगलेस नहीं होगी, इसलिए आपको लगातार ऐसा एक्सरसाइज करते रहना होगा। करना गुस्से कहता है पर मुझे थोड़ी देर के लिए आराम कर लेने दो। पर बोरोस गुस्से में कहता है कि सच में अब हम लोग सच में आपकी जो स्टेमिना ट्रेनिंग है उसको चालू करने वाले हैं। ये देखकर वो घबराते हुए कहता है कि आखिर अचानक ही तुम्हें यहाँ पे क्या हो गया है, आखिर तुम क्या करने वाले हो? बोरोस कहता है कि ये तो बस रिहैब है, और उसके अंदर से काफी ज्यादा डरावना ऑरा निकलने लगता है और उसकी जीभ बिल्कुल सांप की तरह निकल आती है। और वो कहता है तो चलो हम लोग हमारी ट्रेनिंग को चालू करते हैं। और ये देखकर करना सच में पूरी तरह खत्म हो जाता है। जिसके बाद हमें 10 दिन बाद यानी डुअल से 20 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है कि सबसे पहले उठकर हमें काफी अच्छे तरीके से ब्रेकफास्ट करना है। जिसके बाद हमें ट्रेनिंग हॉल के अंदर जाकर 100 पुशअप्स लगाने हैं। ये सुनकर करना कहता है कि सच में 100 पुशअप्स, और वो काफी ज्यादा घबरा रहा था। जिसके बाद वो आगे कहता है कि हमें 100 बार पुल स्विंगिंग करना है, जिसके लिए करना बस एक पतली सी रॉड लेता है, पर उसमें भी उसे काफी ज्यादा दिक्कत आ रही थी। पर जो बोरोस होता है वो काफी ज्यादा बड़े हथियार को लेकर घुमा रहा था, पर उसे उसमें भी काफी ज्यादा मजा आ रहा था। जिसके बाद वो लोग 100 बार स्क्वाट्स लगाते हैं, जिसमें करना को ऐसे ही काफी ज्यादा दिक्कत आ रही थी, पर बोरोस अपने ऊपर 2-2 बोरियां लेकर काफी आसानी से सारे स्क्वाट्स कर लेता है। जिसके बाद वो आगे कुछ कहता उससे पहले करना कहता है कि बस एक ब्रेक। तो वो कहता है कि हाँ, हम लोग थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले सकते हैं। जिसके बाद हमें खाना खाना है, एक हैवी मील। जिसके बाद फिर से हमें 100 पुशअप्स लगाने हैं, फुल स्विंग करनी है और फिर से स्क्वाट लगाने हैं। और ऐसे ही उन्हें ये रूटीन रेगुलर फॉलो करना था, और ऐसे ही करते हुए उन्हें काफी दिन हो चुके थे। जिसके बाद हमें 15 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है कि जो करनाक था अब वो बोरियों को लेकर भी स्क्वाट्स लगाने के एबल हो गया था। ये देखकर बोरोस कहता है कि यंग मास्टर, लगता है कि अब आप थोड़ा बहुत स्टेमिना बिल्ड कर चुके हैं। वो कहता है कि बिल्कुल, मैं काफी ज्यादा ट्रेनिंग करता हूँ, पर फिर भी मैं अपने आप को अगर तुमसे कंपेयर करूँ तो मैं अभी भी काफी ज्यादा पीछे हूँ, और तुम आखिर इतने ज्यादा बल्कि कैसे हो गए? तो वो कहता है कि ये सब इसी वजह से क्योंकि मैं आपसे दुगनी ट्रेनिंग करता हूँ यंग मास्टर। जिसके बाद बोरोस आके कहता है तो चलो हम लोग स्वॉर्ड ट्रेनिंग को चालू करते हैं। ये देखकर वो कहता है कि स्वॉर्ड्समैनशिप आखिरकार। तो बोरोस उसे एक तलवार देता है और कहता है कि जरा इसको लेकर पोज में खड़े होना। पर फिर हमें काफी ज्यादा बुरा सा चेहरा दिखाते हैं और वो कहता है कि सच में ये चीज पूरी तरह से बेकार है। जिसके बाद वो उसे पूरी तरह से टोकना चालू करता है और पूरी तरह से उसको सही करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि आपके हाथ कितने ज्यादा ट्रेम्बल कर रहे हैं, अगर आप कहाँ देख रहे हैं, अपने कंधों को ढीला करिए, अपना जो पूरा पूरा बदन है उन्हें अपने पैरों पर लेके आइए और अपने घुटनों को और ज्यादा मोड़िए। और ऐसे ही और भी कई सारी चीजें, जिसकी वजह से करना को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। पर अब वो पूरी तरह से पोज लेकर खड़ा हो गया था, जो देखकर वो कहता है कि सच में ये तो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट निकला। बोरोस कहता है कि अब आप थोड़े से डिसेंट लग रहे हैं, अगर आप इस स्टैंड को मेंटेन कर रखते हैं तो कोई भी ऐसा अटैक नहीं है जो कि आपको लग सकता है, इसलिए अब मैं आपके ऊपर अटैक करने वाला हूँ, तो अपने आप को तैयार कर रखिएगा। और वो केवल यहाँ पे एक रॉड लेता है। ये सुनकर वो कहता है कि ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूँ।
हूँ। पर बोरोस जैसे उसके ऊपर अटैक करता है तो इतना ज्यादा फास्ट होता है कि कर्नाक भी इतना ज्यादा हैरान था कि सीधे उसके पेट पर जाकर अटैक लगता है और वो काफी ज्यादा घायल हो जाता है। बोरोस उससे कहता है कि आखिर आप क्या कर रहे हैं, फिर से अपने स्टैंड को लीजिए, और वो फिर से उसके ऊपर हमला करना चालू कर देता है। ये देखकर कर्नाक कहता है कि इसका जो बैरेज है वो केवल इस अटैक को काउंटर कर रहा है, पर फिर भी मैं केवल जो स्टैंड है उसी को मेंटेन करने की कोशिश कर पा रहा हूँ। जिसके बाद उसके पेट पर एक और काफी ज्यादा पावरफुल अटैक होता है जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर जाता है। बोरोस कहता है कि यही तो वजह है जो नाइट्स होते हैं वो हमेशा ही सिविलियंस के खिलाफ दिन भर खड़े रहते हैं। वो कभी भी अपने अपोनेंट को काउंटर अटैक करने का मौका ही नहीं देते, इसलिए आपको आपके स्टैंड को होल्ड करने की जरूरत है और जितने भी अटैक्स हो सभी को डॉज करने की। कर्नाक कहता है कि मैं समझ चुका हूँ, पर फिर भी अगर मैं अपने स्टैंड को होल्ड भी करता हूँ तब भी मैं अगले अटैक को डॉज नहीं कर सकता। वो कहता है कि बिल्कुल, पर अगर मैं सच बताऊं जो इस ट्रेनिंग का गोल है वो केवल ये दिखाना है कि जो आपकी फाइटिंग स्पिरिट है रेंडलॉफ से बिल्कुल भी नहीं आने वाली। कर्नाक कहता है कि कोई वजह है जिसकी वजह से मुझे ड्यूल में ये सब करना होगा, तो वो बताता है कि असल में जो रेंडलॉफ है उसकी जो हैबिट है वो केवल शो ऑफ करने की है। इसी वजह से ये चीज तो पूरी तरह से पक्की है कि वो जितने भी लोग वहाँ पर होंगे उन सभी के सामने अपने स्किल्स का शो ऑफ तो जरूर करेगा, इसलिए वो अपने अपोनेंट के साथ बिल्कुल किसी खिलौने के साथ खेलता है। पर ये चीज पूरी तरह से अलग हो जाती है अगर उसका जो अपोनेंट है वो लड़ने की इच्छा को हार जाता है, क्योंकि इसकी वजह से जो उसका ऑनर होता है वो काफी ज्यादा घायल हो जाता है। इसी वजह से जो उसका अपोनेंट होता है वो उसे काफी ज्यादा जल्दी खत्म करने की कोशिश करता है। बोरन आगे कहता है, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप उसे ये दिखाएं कि आप कभी भी हार नहीं मान सकते या फिर आप कभी भी हार नहीं मानने वाले। अगर आपने ऐसा किया तो आप एक ही हिट के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं मरेंगे। जिसके बाद हमें 5 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है कि कर्नाक अभी भी उसी तरीके से लड़ने की कोशिश कर रहा था, पर बोरोस काफी ज्यादा आसानी से उसके अटैक को डॉज कर लेता है और उसे कहता है कि और ज्यादा तेज। जिसके बाद वो कर्नाक के ऊपर ही हमला करता है, जो देखकर कर्नाक काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया था और जल्दी से अपनी शील्ड को उसके सामने लगा देता है। पर फिर भी जो अटैक का प्रेशर होता है वो काफी ज्यादा तेज होता है, जिसकी वजह से वो टिप पे खाकर बहुत दूर जाकर गिरा था। ये देखकर वो काफी ज्यादा सरप्राइज था और वो औंधे मुंह जाकर गिर गया था। ये देखकर बोरोस उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि कभी भी उसके ऊपर हमला करने के बारे में सोचना भी मत, वरना तुम एक ही बार में 2 टुकड़ों के अंदर कट के चले जाओगे। इसी वजह से तुम्हें हमेशा जमीन के ऊपर रोल करना है। ये देखकर वो सोचता है कि सच में ये चीज मुझे काफी ज्यादा बेवकूफ दिखाएगी। फिर हमें 4 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है कि जब बोरोस उसके ऊपर हमला करता है तो कर्नाक बच्चों की तरह रोते हुए जमीन के ऊपर लोटपोट हो जाता है। ये देखकर वो कहता है कि ये अच्छा है। जिसके बाद हमें तीसरे दिन का सीन दिखाया जाता है कि बोरोस उसके ऊपर हमला करता है, पर कर्नाक अब अपनी शर्म को बेचकर बिल्कुल बच्चों की तरह गोल गोल घूमते हुए आगे भाग गया था। ये देखकर वो कहता है कि हाँ बिल्कुल। जिसके बाद हमें 2 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है कि फिर से बोरोस उसके ऊपर हमला करता है, पर जो कर्नाक होता है वो कूद कर पीछे की तरफ रोल करते हुए खड़ा हो जाता है। ये देखकर वो कहता है कि सच में ये काफी अच्छा था। जिसके बाद अब केवल 1 दिन बचा हुआ था और अब वो काफी ज्यादा थक गया था। कर्नाक जमीन पर बैठा हुआ सोचता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं रेंडलॉफ से लड़ने से पहले यहाँ पर मारा जाऊंगा। पर तभी बोरोस वहाँ पर आ जाता है और वो एक रियल तलवार लेकर आया था। वो कहता है कि ये काफी ज्यादा अच्छा है, अगर आप इस तरीके से सोचते हैं इसका मतलब तो आप पूरी तरह से तैयार हैं। अगर ऐसा है तो चलिए अब जो हमारा फाइनल पार्ट है उसे शुरू करते हैं। ये देखकर वो थोड़ा सा कंफ्यूज था और बोरोस उसे बताता है कि मैं आपको यहाँ पर द 4 मार्शल किंग्स की जो सो टेक्निक थी वो सिखाने वाला हूँ। ये देखकर वो सरप्राइज होते हुए कहता है कि द 4 मार्शल किंग्स की टेक्निक, क्या तुम्हें ऐसा कुछ पता भी है? तो वो कहता है कि बिल्कुल, मैं उनकी काफी सारी टेक्निक्स को जानता हूँ, क्योंकि जो 4 मार्शल किंग्स थे वो सभी मेरे अंडरलिंग्स थे और मैंने उनकी जितनी भी टेक्निक्स थी ज्यादातर को सीख लिया था, पर जो केवल मार्शल किंग रेपेंसिल थी उसको छोड़कर। ये सुनकर वो कहता है, पर आखिर तुमने उसकी टेक्निक्स को क्यों नहीं सीखा था? तो बोरोस उससे कहता है, क्योंकि आपने उसे अनडेड बनाया ही नहीं था। क्या आपको याद नहीं है? क्योंकि वो अपने अंत तक रेजिस्ट करती रही थी, इसकी वजह से आपने उसको काफी ज्यादा बारीक बारीक धागों के अंदर काट डाला था और उसे अपना गेट कीपर बना दिया था। ये सब सोचकर कर्नाक उसके बारे में सोच में पड़ जाता है और वो कहता है कि सच में मैंने ऐसा कुछ किया था, मैं तो काफी ज्यादा क्रूर था। ये देखकर बोरोस कंफ्यूज होता है कि सच में इसको बिल्कुल भी याद नहीं है। पर बोरोस आगे कहता है कि इसके अलावा जो आज हम लोग सीखने वाले हैं वो मार्शल किंग लिवस की सो टेक्निक है। कर्नाक पूछता है, पर क्या ये चीज पॉसिबल हो सकती है? केवल हमारे पास 2 दिन बचे हुए हैं और ये तो एक मार्शल किंग के स्किल है। तो वो कहता है, क्या 2 दिन? इसको सीखने के लिए केवल आपको 1 दिन की जरूरत है। जिसके बाद हमें डुएल के दिन का सीन दिखाया जाता है कि सभी लोग जो बॉर्डर होती है उसके ऊपर खड़े होकर सारी तैयारियां कर बैठे हुए थे। सभी लोग आपस में बातें करते हैं और कहते हैं कि ये चीज तो काफी ज्यादा फनी है। आखिर तुम्हें क्या लगता है कि आखिर यहाँ पर कौन जीतेगा? तो नाइट्स कहते हैं कि बिल्कुल, रेंडलॉफ के अलावा यहाँ पर और कौन जीत सकता है? मैं तो बस ये सोचता हूँ कि ये चीज आखिर में बोरिंग ना हो जाए। और कुछ लोग सोचते हैं कि जो कर्नाक है वो भी यहाँ पर जीत सकता है, क्योंकि मैंने सुना है कि वो काफी लंबे समय से हार्ड ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो हमें उनके ऊपर यकीन करना चाहिए। तभी कर्नाक और बोरोस वहाँ पर आ जाते हैं और कर्नाक कहता है, तो चलो बोरोस इस चीज को करते हैं। जिसके बाद वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी उस सर्कल के यानी एरिना के आसपास खड़े होने चालू हो जाते हैं और जो प्रीस्ट होता है वो सभी को साइलेंट करते हुए कहता है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर उन 2 घरों की लड़ाइयों को देखने के लिए आए हैं जो कि उस कॉपर माइन को ओनरशिप करने की कोशिश करना चाहते हैं, जिसकी वजह से इस ट्रायल को रिक्वेस्ट किया गया है और अगर जो भी यहाँ पर जीतेगा वो यहाँ पर उस माइन की ओनरशिप को जीत जाएगा। इसलिए सबसे पहले कर्नाक को सामने बुलाया जाता है, तो वो एक काफी ज्यादा भारी कवच पहने हुए शील्ड लेकर वहाँ
पर आ जाता है। जिसके बाद रैंडलॉफ को बुलाया जाता है तो वो बड़े ही आराम से कैजुअल कपड़े पहने हुए एक काफी ज्यादा बड़ी सी तलवार लेकर आ गया था, क्योंकि वो यहाँ पर कन्ना को केवल बेइज्जत करने की कोशिश करना चाहता था। और वो प्रीस्ट उन लोगों को रूल्स बताना चालू करता है और कहता है कि अपने जो हथियार है वो केवल एक फाइटर के एबिलिटी के ऊपर यहाँ पेश करते हैं और तुम दोनों फाइटर्स को एलियम के सामने अपने गर्व के लिए लड़ना होगा। ये सुनकर वो कहते हैं कि हम दोनों इस चीज की कसम खाते हैं। जिसके बाद जो प्रीस्ट होता है वो वॉरियर के प्राइड के सामने रखते हुए कहता है तो चलो ठीक है, इस लड़ाई को चालू करते हैं। वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए थे और वो दोनों लड़ने के लिए तैयार थे, जिसकी वजह से वहाँ पे काफी ज्यादा इंटेंस ऑरा दिखाया जाता है। पर जो रैंडलॉफ होता है वो अपनी बड़ी सी लकड़ी की तलवार निकालने के बाद कहता है पर फिर भी इस चीज से कुछ भी नहीं बदलने वाला, और ये कहकर वो कन्ना के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है और कहता है ये किसी भी चीज को बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। और जो उसकी भारी सी तलवार होती है वो सीधे आकर कन्ना की शील्ड से टकराती है, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा हैवी प्रेशर को फेस करना पड़ रहा था। साथ ही कन्ना कहता है कि हम लोग केवल चीजों को तभी देख पाएंगे जब हम लोग चीजों को देखना चालू करेंगे। रैंडलॉफ कहता है इसका मतलब केवल तुम बातें ही नहीं करते। जिसके बाद उन दोनों के बीच में एक इंटेंस और काफी ज्यादा खतरनाक सी लड़ाई चालू हो जाती है। यहाँ पर रैंडलॉफ उसके ऊपर केवल अपनी तलवार से अटैक पे अटैक किया जा रहा था, पर वो केवल अपनी शील्ड से जितने भी अटैक्स होते हैं उन सभी को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था और पीछे की तरफ सरकता चला जा रहा था। ये देखकर वहाँ पर खड़े हुए लोग कहते हैं कि जो हमारे लॉर्ड है वो सच में एक डिसेंट सी फाइट दे रहे हैं। मुझे लगा ही था कि सच में इनके अंदर काफी कुछ बदल गया है। बॉरन ये देखकर कहता है कि जैसा मुझे लगा था शुरुआत बिल्कुल वैसे ही हुई है। रैंडलॉफ के अटैक काफी ज्यादा फास्ट है। रैंडलॉफ के अटैक सच में काफी ज्यादा फास्ट नहीं, काफी ज्यादा खतरनाक भी है। तुम ये देख आसानी से बता सकते हो कि वो अपने अपोनेंट को यहाँ पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। और कर्नाक पीछे की तरफ सरकते हुए कहता है कि ये काफी अच्छा है, ये वैसे ही स्ट्राइक है जिसके लिए मैं ट्रेनिंग कर रहा था। इसके बाद क्या अब मुझे इसे अपनी फाइटिंग पावर दिखानी चाहिए। इसलिए जो कर्नाक होता है वो जोर से चिल्लाना चालू कर देता है और कहता है कि आओ आकर मुझसे लड़ो। ये देखकर रैंडलॉफ मुस्कुराते हुए कहता है कि इसकी जो आंखें वो सच में काफी ज्यादा डिटर्मिनेशन से भरी हुई हैं। भले ही जो इसके स्किल्स है वो काफी ज्यादा लैग कर रहे हैं, पर इसके पास स्पिरिट है। इसलिए वो एक स्वॉर्ड ऑरा का इस्तेमाल करते हुए कहता है अगर ऐसा है तो चलो इस नोच को पकड़ने की कोशिश करो। ये देखने के बाद कर्नाक को काफी ज्यादा स्वॉर्ड एनर्जी का सामना करना पड़ता है और वो कहता है कि काफी ज्यादा खतरनाक प्रेशर है, मैं इसको केवल अपनी शील्ड से ब्लॉक नहीं कर सकता। इसलिए जैसे ही वो तलवार उसको टकराने वाली होती है, इसकी वजह से वो जल्दी से अपने स्किल मैक्सिमम स्पीड रोल का इस्तेमाल करता है और जल्दी से वहां से भागना चालू कर देता है। और वो बिल्कुल किसी पहिए की तरह बनकर जल्दी से दूर भाग कर आ गया था। ये देखकर रैंडलॉफ काफी ज्यादा हैरान था और कंफ्यूज होते हुए कहता है कि आगे ये किस तरीके का बेकार सा स्किल है। और वहाँ पर खड़े हुए सभी लोग ये देखकर हंसना चालू कर देते हैं और कहते हैं कि वो बिल्कुल किसी पहिए की तरह गोल गोल घूमकर भाग कर आ गए। सच में हमारे लॉर्ड काफी ज्यादा रिडिकुलस है। और वहाँ पर खड़े हुए प्रीस्ट भी ये देखकर कहते हैं कि ये सच में काफी ज्यादा अलग है, आज से पहले मैंने कभी भी ऐसा कुछ नहीं देखा था। जिसकी बात कर्नाक अपनी शील्ड को फेंकते हुए कहता है कि पर ये तो कुछ भी नहीं है, मुझे मेरी शील्ड तक की जरूरत नहीं है, तुम तो इतने ज्यादा स्लो हो, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो टर्टल है वो भी तुमसे काफी ज्यादा फास्ट होगा, तुम बस एक मसल से भरे हुए पिग हो जो कि अपने आप को एक नाइट कहता है। पर अब ये सब सुनने के बाद जो रैंडलॉफ होता है उसे सच में काफी ज्यादा गुस्सा आने चालू हो जाता है और वो कर्नाक को गाली देते हुए कहता है तुम्हारी आंखें मुझे मार्क करने की हिम्मत भी कैसे हुई, अगर ऐसा है तो चलो मैं इस चीज को श्योर कर देता हूँ कि अब तुम कभी भी अपना मुंह नहीं चला पाओगे। कर्नाक कहता है अगर ऐसा है तो आकर ट्राई कर देख लो। ये सुनकर रैंडलॉफ को और भी ज्यादा गुस्सा आता है, पर वो थोड़ा सा कंफ्यूज था कि आखिर अचानक इस तरीके से कैसे बोल रहा है। और जिस तरीके का वो पोज लेकर खड़ा हुआ था सभी लोग ये देखकर सरप्राइज होते हुए कहते हैं कि ये तो एक शॉट टेक्निक है, ये तो द मार्शल किंग लिव यून की शॉट टेक्निक है जो कि उन्होंने खुद ने बनाई थी। यानी ये स्टैंड तो मार्शल किंग का है, यानी जो हमारे लॉर्ड थे वो मार्शल किंग की टेक्निक के साथ ट्रेनिंग कर रहे थे। ये देखकर वो सच में काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं। इसका मतलब जो हमारे लॉर्ड है वो सच में यहाँ पर जीत भी सकते हैं। ये देखकर रैंडलॉफ कहता है कि मुझे पहले से महसूस हो रहा था, पर सच में ये थोड़ा सा तो अलग है, मुझे गुस्सा न कर अपना को कॉम रखना और फोकस रहने की जरूरत है। और अगर ये यहाँ पर किसी मार्शल किंग की शॉट टेक्निक को इस्तेमाल करना चाहता है वो केवल एक जीनियस ही हो सकता है जो कि इसे इस्तेमाल कर सकता है, जिसको रियल एक्सपीरियंस हो बैटल का। पर जितने ज्यादा इसकी कैपेबिलिटीज हैं ऐसा नहीं लगता कि ये इसको सही तरीके से इस्तेमाल भी कर सकता है। और मुझे नहीं पता कि आगे इसकी जैसा बेवकूफ इस तरीके की टेक्निक को कहाँ सीख गया, पर क्या सच में इसको इस तरीके से ऐसा लगता है कि इसकी वजह से जो इसकी विक्ट्री है वो पूरी से गारंटीड हो गई है। पर फिर भी ये एक मार्शल किंग की टेक्निक है, इसलिए मैं इसके एफर्ट को कमेंट कर सकता हूँ। इसलिए वो उससे कहता है कि जस्टिस स्टेट के जो न्यू लॉर्ड हैं, मैं एलियम के नाम से जस्टिस को यहाँ पे इनेक्ट करूंगा, पर फिर भी तुम मुझे कभी भी नहीं हरा सकते। कर्नाक ये देखकर कहता है कि जिस तरीके से ये यहाँ पे मुझे घूर रहा है सच में मुझे ऐसा लगता है कि इसको हराने के लिए ये चीजें बिल्कुल भी काफी नहीं होंगी। और हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कर्नाक कह रहा था क्या तुम्हें सच में ये चीज पॉसिबल लगती है कि केवल एक दिन के अंदर मैं किसी मार्शल किंग की टेक्निक को सीख सकता हूँ। बोरोस कहता है कि बस आपको इसको रफली कॉपी करना है और कुछ नहीं। ये सुनकर वो कहता है कि बस सच में इतना ही। बोरोस कहता है कि ऐसा करने के बाद आपको तलवार अपनी बिल्कुल भी नहीं उठानी, बस आपको लोगों को ये दिखाना है कि आप इतने ज्यादा स्किल्ड हो कि आपने आपकी काफी अच्छी तरीके से ट्रेनिंग करी है। हमारा जो रियल प्लान होगा वो इसके काफी अलग चलने वाला है। पर सीन फिर से उस डुअल के ऊपर आ जाता है जहाँ पर कर्नाक के ऊपर काफी ज्यादा अटैक्स हो रहे थे और वो कहता है कि बोरोस ने मुझसे बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहा था कि मुझे सच में इसकी वजह से बहुत बुरी तरीके से पिटने की जरूरत पड़ेगी। रैंडलॉफ बार बार उसके ऊपर कई सारे
सारे अटैक्स करता है, जिसकी वजह से कर्नाक की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और उसकी नाक आना चालू हो जाती है। पर फिर भी वो अपनी तलवार उसकी तलवार के साथ क्लैश करते हुए कहता है कि पर फिर भी मुझे वो सब करने की जरूरत है जो कि करना जरूरी है। इसलिए वो रोते हुए कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं है। जो कि डेविलेटर के नाइट होते हैं वो सबसे सच में कुछ भी ज्यादा करने की कोशिश करते हैं। क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि जो मेरी ब्लड लाइन है उसको तुम इतनी आसानी से हरा सकते हो? ये देखकर रैंडलॉफ कहता है कि आखिर ये बेवकूफ किस तरीके की बातें कर रहा है, ये सच में बहुत बुरी तरीके से पिट रहा है, उसके बाद भी इसके मुंह से इस तरीके की बातें निकल रही हैं। कर्नाक कहता है कि जस्टार्ट की तलवार कभी भी फॉल नहीं हो सकती और उसकी इस तरीके से बातें सुनने के बाद उसके यहाँ पर जितने भी लोग आए हुए थे वो लोग ये देख सच में काफी ज्यादा इमोशनल होना चालू हो जाते हैं और वो कहते हैं कि सच में ये वही इंसान है जिसको हम लोग इतने ज्यादा बेइज्जत किया करते थे। सच में रैंडलॉफ आपको यहाँ पर डरना चाहिए। और लोगों की आंखों से आंसू आ रहे थे और वो अपनी नाक पहुंचते हुए कहते हैं कि भले ये सच में काफी ज्यादा बड़े बेवकूफ क्यों ना हो पर फिर भी ये हमारा परफेक्ट लॉर्ड है। पर बोरोस ये देखकर थोड़ा सा घबराते हुए कहता है कि ये काफी अच्छा है कि वो किसी भी हिट को डायरेक्टली नहीं ले रहे हैं और अभी तक इनकी जितनी भी कुटाई हुई है वो सब कुछ समय के बाद पे ऑफ होने वाली है। और कर्नाक चिल्लाते हुए कहता है कि आओ कमीने नाइट आकर मुझसे लड़ाई करो। और बोरोस सोचता है कि सच में हमेशा से इनके पास इस तरीके की बकवास करने के लिए तो टैलेंट रहता ही है। बोरोस अब पीछे आ गया था और वो कहता है कि सच में मुझे ऐसा लगता है कि अब इस तरीके से करने में मुझे भी दिक्कत आ रही है। पर जरा उसको देखो, ऐसा लगता है कि वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, उसके बाद भी वो आखिर किस तरीके से बात कर रहा है। और हमें कर्नाक की हालत दिखाते हैं कि जो सच में काफी ज्यादा खराब हो गई थी और वो देखने में काफी ज्यादा फनी लग रहा था। वो कहता है कि आओ कमीने नाइट आकर मुझसे लड़ाई करो। रैंडलॉफ अब अपना आखिरी अटैक करते हुए उससे कहता है तो चलो इसको जल्दी से खत्म करते हैं और वो तेजी से कर्नाक की तरफ बढ़ना चालू कर देता है। ये देखकर बोरोस मुस्कुराते हुए कहता है कि अब आखिरकार, इसलिए वो अपने लॉर्ड तक कहता है कि अपने आप को ब्रेस कर लीजिए। जैसे ही वो ये सुनता है कर्नाक पूरे से तैयार हो जाता है और वो कहता है लगता है कि अब इस चीज का समय आ चुका है। और फिर हमें फिर से अपने पास का थोड़ा सा सीन दिखाते हैं जहाँ पर बोरोस ने उससे कहा था कि बस आपको उसके हर एक मूव को मिमिक करना है पर फिर भी आप किसी भी प्रॉपर स्ट्राइक को नहीं ले सकते। पर लोगों को ये समझ में आ ही जाएगा कि आपकी किस तरीके की ट्रिक है, इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि आखिर आपको वहाँ पर क्या करना है। जो रैंडलॉफ होगा वो अपनी लड़ाई को खत्म करने के लिए जरूर आपके पैरों पर हमला करेगा जिससे वो आपकी जो मूवमेंट्स उसको लिमिटेड कर सके। इसलिए जैसे ही सही समय आएगा डिफेंस स्टैंड लेने के लिए अपनी तलवार को जमीन के अंदर गड़ा दीजिएगा। इसलिए जैसे ही कर्नाक ऐसा करता है रैंडलॉफ की जो तलवार होती है वो उसे टकरा कर वहीं कहीं रह जाती है। वो ये देखकर सरप्राइज होते हुए कहता है कि इस तरीके का न्यू भी सच में मेरे अटैक को ब्लॉक कर सकता है और जिसके तुरंत बाद ही अपनी तलवार को ऊपर की तरफ डायगोनल एक्ट के अंदर घुमाइएगा और ऐसा करने के बाद छल्ली से अपनी ग्रिप को स्विच कर लीजिएगा जिसके बाद फिर से उसके ऊपर एक और स्ट्राइक लगाइएगा। और यही एक मार्शल किंग की टेक्निक है, डुअल अपर कट ओवर किल। और इस स्किल की वजह से कर्नाक ने रैंडलॉफ को थोड़ा सा तो घायल कर ही दिया था। ये देखकर वो काफी ज्यादा सरप्राइज था और पूरी तरह से पसीना पसीना हो रहा था। पर रैंडलॉफ ये देखकर हंसते हुए कहता है कि तुम सच में केवल इतना ही कर सकते हो, पर इसके अलावा अगर छोटी सी कोई नाइफ होती है वो भी मुझे से ज्यादा गहरा घाव दे सकती है। इसकी वजह अगर कोई छोटी सी बिल्ली होती वो भी मुझे से ज्यादा गहरा घाव दे सकती थी क्योंकि उसकी केवल छाती पर थोड़ी सी खरोंची आई थी, इसलिए उसको कोई भी ज्यादा खास फर्क पड़ता नहीं है। पर ये देखकर कर्नाक कहता है कि चीज सच में काफी ज्यादा खराब हो रही है। सभी लोग ये देखकर कहते हैं लगता है कि जो मैच है वो पूरे सेट हो चुका है। और वहाँ पर जितने भी लोग थे वो भी कहते हैं कि लगता है कि जो मिरेकल है वो बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करते। सच में ये चीज काफी ज्यादा क्रूल और अनफेयर है। रैंडलॉफ कहता है लगता है कि तुमने अपना गार्ड डाउन कर दिया था, इसलिए मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि तुम यहाँ पर केवल अपने मजाक उड़वाने के लिए आए हो। कर्नाक कहता है कि मैं यहाँ पर अपनी जिंदगी को रिस्क में डाल रहा हूँ, उसके बाद भी केवल बस तुम्हें मेरी इतनी ही चिंता है। पर फिर वो एक काफी ज्यादा डरावनी सी हंसी हंसते हुए कहता है पर चीज इतनी भी ज्यादा बुरी नहीं है क्योंकि इसके बाद मुझे बिल्कुल भी तुम्हारे लिए सॉरी फील करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखकर रैंडलॉफ काफी कंफ्यूज था और वो कहता है कि आखिर इसकी जो एक्सप्रेशन है वो ऐसे क्यों है। और अचानक ही जहाँ पर उसको कट लगा हुआ था उसके अंदर से डार्क एनर्जी निकलना चालू हो जाती है, एक ब्लैक ब्लू फ्लेम्स, जो देखकर वो काफी कंफ्यूज था। और अचानक ही वो पूरे में फैलना चालू हो गई थी जो देखकर रैंडलॉफ भी काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये क्या है। जितने प्रीस्ट होते हैं वो लोग भी कहते हैं कि मुझसे ये मत कहना कि ये ऑरा है। रैंडलॉफ अपने आप को ऑरा से निकालने की कोशिश करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है और कहता है कि आखिर ये किस तरीके की बकवास है। पर तभी कर्नाक उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि रैंडलॉफ इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि अगर तुम किस तरीके की बेकार से ट्रिक खेलते हो, पर मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं हारने वाला। और ये कहकर वो जैसे ही रैंडलॉफ के काफी करीब आ जाता है तो रैंडलॉफ भी ये देखकर कंफ्यूज था कि उसका जो पैर है वो अपने आप ही काम कर रहा है और वो कर्नाक को एक काफी ज्यादा जोर की लात दे मारता है जिसकी वजह से वो एरेना को तोड़ते हुए बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है और सभी लोगों के बीच में से जाकर बहुत दूर जाकर गिरता है। उसके अंदर से निकलने वाले डार्क ऑरा को देखकर सभी लोग सरप्राइज थे और कहते हैं कि आखिर किस तरीके की स्ट्रेंथ है जो कि एक इंसान पोजेस कर ही नहीं सकता। और जरूर जो ये ब्लैक ऑरा है वो रैंडलॉफ ही कंट्रोल कर रहा है, पर क्या ये केवल बैटल ऑरा ही है ना। पर तभी बोरो जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि ये तो नेक्रोमेंसरी है, ये यहाँ पर इविल पावर्स को इस्तेमाल कर रहा है, ये एक शैतान है। ये सुनने के बाद जो प्रीस्ट होता है वो जल्दी से रैंडलॉफ को यहाँ पर हराने के बारे में कहता है तो जितने भी नाइट्स होते हैं वो जल्दी से जंप करते हुए उसके ऊपर हमला कर देते हैं और कहते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी शैतान रैंडलॉफ को रोकना होगा। इसलिए वो सभी जल्दी से जल्दी रैंडलॉफ के पास आकर उसे यहाँ पर रोकने की कोशिश
करते हैं, इसलिए वो उससे कहते हैं कि जल्दी से अपने हथियार को डाल दो और यहाँ पर सरेंडर कर दो। पर वो कहता है कि अगर तुम यहाँ पे किस तरीके की बात कर रहे हो, और वो अपनी तलवार को घुमाता है, जिसकी वजह से जो ब्लैक ओरा होता है वो जितने भी नाइट्स होते हैं उन सभी को उड़ा फेंकता है। इसकी वजह से वो लोग काफी घायल हो गए थे और वो समझ जाते हैं कि जरूर ये एक नेक्रोमेंसर ही, इस चीज में कोई भी डाउट नहीं है। इसलिए वो लोग यहाँ पर उसको रोकने के लिए मारने के बारे में सोचते हैं। पर रेंडलॉफ काफी ज्यादा सरप्राइज था और वो कहता है कि आखिर सच में मेरे साथ ये क्या हो रहा है, आखिर उस कमीने करनाक ने मेरे साथ यहाँ पर क्या किया है जिसकी वजह से ये ब्लैक ओरा मुझे पूते तक घेरे हुए है। करनाक दूर से ये देखकर कहता है, लगता है कि तुम अभी भी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो, पर फिर भी तुम कभी भी इस तरीके का कोई सीन कभी भी नहीं बना सकते। और ये कहकर वो इशारा करता है, जिसकी वजह से जो उसका ब्लैक ओरा होता है वो उसको पूते तक कैप्चर कर लेता है। ये देखने के बाद जो नाइट होता है वो सरप्राइज था और वो कहता है, ऐसा लगता है कि जो कर्स है उसने से पूते कंट्रोल कर लिया है। प्रीस्ट कहता है कि ये सब इसी वजह से हो रहा है क्योंकि वो अभी काफी ज्यादा अनस्किल्ड है इसको कंट्रोल करने के लिए, इसलिए अब हमारे पास उसको रोकने के लिए, उसे मारने के अलावा कोई और चॉइस नहीं बची है। इसलिए जितने भी नाइट्स होते हैं वो सभी रेंडलॉफ के ऊपर हमला करना चालू कर देते हैं। ये देखकर रेंडलॉफ रोते हुए कहता है कि नहीं प्लीज ऐसा मत करो, पर वो जितने भी नाइट्स होते हैं वो उसकी कहां सुनने वाले थे। वो अपने जितने भी स्पीयर्स और तलवारें होते हैं वो सभी उसके पेट में दे मारते हैं, जिसकी वजह से रेंडलॉफ जोर जोर से चिल्ला रहा था और उसके मुंह से खून तक आना चालू हो जाता है। जिसके बाद अब वो जो डार्क एनर्जी थी वो गायब हो चुकी थी और हमें उसके शरीर में कई सारी तलवारें और स्पीयर्स दिखाई जाते हैं। सच में अब मुझे यहाँ पर रेंडलॉफ के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि असल में उसकी यहाँ पर कोई भी गलती नहीं थी, पर हमारे कमीने एमसी ने उसे मरवा दिया। पर अब जो होना था वो हो चुका है, जो हमारा एमसी है वो कुछ भी कर सकता है, तो देखा जाए तो ये चीज फेयर है। इसलिए अब रेंडलॉफ के मर जाने के बाद यहाँ पे पूरे से लड़ाई खत्म हो जाती है और जो शरीर था वो पूरे से ब्लैक हो चुका था। इसलिए जो नाइट्स होते हैं वो कहते हैं कि अब ये सांस नहीं ले रहा है, तो आखिर अब हमें क्या करना होगा। नाइट कहता है कि जल्दी से जल्दी ऑफिशियल्स को इसके घर पर भेजो, हमें इन्वेस्टिगेशन चालू करनी होगी और हमें पता करना होगा कि आखिर उसने ये सब कब चालू किया था, कि जो यहाँ पे जो लड़ाई हो रही थी उसमें रेंडलॉफ ने डार्क पावर्स को इस्तेमाल कर इस होली ट्रायल को खराब करने की कोशिश करी है, जिसकी वजह से गॉडेस के नाम पर इससे ज्यादा बड़ा कोई डिस्ग्रेस हो ही नहीं सकता। इसलिए रेंडलॉफ को यहाँ पर हारा हुआ मानकर करनाक को विजेता घोषित कर दिया जाता है। जिसके बाद डेविएंटर के वेस्टकोट स्टेट का सीन दिखाया जाता है कि उसके घर के अंदर रेड पड़ चुकी थी और वो लोग वहाँ पे ऐसी कई सारी चीजों को ढूंढते हैं जिनके ऊपर नेक्रोमेंसर्स के सिंबल बने हुए थे, जैसे कि कई सारे ब्लैंकेट्स और क्लोव। ये देखकर वो कहते हैं कि ये पूरे एविडेंस स्टेट के अंदर लेकर जाए जाएंगे। ये देखकर जो रेंडलॉफ की बहन होती है वो कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मुझे चीज के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं है क्योंकि ये सारी की सारी चीजें हाल ही में खरीदी गई हैं। तो एक प्रीस्ट एक बोतल को सामने करते हुए कहता है कि आखिर ये मेडिसिन की सस्पिशियस सी बोतल क्या है जो कि रेंडलॉफ के बाथरूम से मिली है। ये देखकर वो कहती है क्या सस्पिशियस, ये तो बस एक हेयर फॉर्मूला है जो कि मैंने एक मर्चेंट से खरीदा था क्योंकि वो हमेशा से अपने हेयर लॉस की वजह से चिंता में रहा करता था। तो वो कहता है कि ये सारी चीजें क्लियरली नेक्रोमेंसरी के एविडेंस तो नहीं है, पर जो हेयरिंग होगी वो जल्दी ही होगी जिसके लिए आपको आना होगा। इसकी वजह से जो उसकी बहन होती है वो भी बहुत बुरी तरीके से फंस जाती है। इसको भी देखकर मुझे सच में काफी ज्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि इस बेचारे की तो कोई गलती ही नहीं है। और अब हम उस डुएल के खत्म हो जाने के कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है। करनाक ने काफी ज्यादा अच्छा खाना बनाया हुआ था और वो कहता है कि बोरोस बताओ क्या ये एक चैंपियन के लिए फीस्ट काफी अच्छी होगी। तो वो कहता है कि ये काफी ज्यादा अमेजिंग है, ये उस खाने से तो काफी ज्यादा अच्छा है जो कि हम लोग ट्रेनिंग में खाया करते थे। जिसके बाद वो टूट पड़ते हैं और खाने को बिल्कुल भुक्कड़ों की तरह खाते हैं। करनाक कहता है कि बिल्कुल ये फीस्ट हमारी विक्ट्री के लिए तो काफी ज्यादा सेलिब्रेशन होगी। तो वो कहता है पर क्या हमारे लिए तो ज्यादा खाना सही होगा। तो वो कहता है कि मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि पूरे टाउन स्क्वायर के अंदर एक तो फीस्ट चल रही होगी। जिसके बाद बोरोस आगे कहता है कि यंग मास्टर, पर आखिर आप ऐसे समय पर ऐसे किसी स्पेल के बारे में कैसे सोच सकते हैं। तो वो कहता है कि वैसे भी मुझे जीतने के लिए तो कुछ करना ही था, पर ये केवल इसी वजह से काम कर पाई क्योंकि जो रेंडलॉफ की पर्सनैलिटी थी वो काफी ज्यादा फेस्टी सी थी। जिसके बाद हमें 1 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बोरोस उसके ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है, ये नाम मुझसे ये कहना चाहते हैं कि आप फिर से नेक्रोमेंसरी का इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्या आप सच में इस चीज के लिए सीरियस है या फिर मैं अकेला ही हूँ जो कि इस चीज के लिए सीरियस है। करनाक कहता है कि पहले सुनो तो यार कि आखिर मैं तुमसे कहना क्या चाहता हूँ। ये बिल्कुल वैसे ही होगी जैसा कि तुम मारे गए थे जब तुमने नेक्रोमेंसरी का इस्तेमाल किया था ट्रायल के समय पर, इसलिए ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी अगर हम लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। इसलिए मेरे दिमाग में केवल एक ही आइडिया चल रहा है, हम लोग नेक्रोमेंसरी का इस्तेमाल तो करेंगे पर मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा बल्कि रेंडलॉफ करेगा। बोरोस ये सुनकर हैरान होते हुए कहता है कि आखिर आपके दिमाग में क्या चल रहा है। करनाक कहता है कि उसके लिए हमें एक एक्टिंग करने की जरूरत है, एक ऐसी एक्टिंग जो कि काफी ज्यादा आइडलिक होगी क्योंकि भले ही जो ऑफिशियल है वो कितने ज्यादा दूर क्यों ना हो पर हम लोग उन्हें बेवकूफ बना सकते हैं क्योंकि एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर हम दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से लड़ रहे हों, ये चीज बताना काफी ज्यादा मुश्किल है कि आखिर वहाँ पर स्पेल को किसने कास्ट किया है। और ये सच में काफी ज्यादा इनक्रेडिबल स्ट्रॉन्ग और हाई लेवल का नेक्रोमेंसरी स्पेल है, इसलिए चाहकर भी वो लोग मेरे पर शक बिल्कुल भी नहीं कर सकते क्योंकि उन लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे पास ऐसे स्किल्स ही नहीं है कि मैं ऐसा कुछ कर सकूं। बोरोस कहता है अगर ऐसा है तो आपको तो चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, पर करनाक उसे बताता है कि यहाँ पर एक सबसे बड़ा इशू ये है कि अगर मैं अपने स्पेल को इस्तेमाल करना चाहता हूँ तो उसके लिए मेरे दुश्मन का थोड़ा सा खून बहना जरूरी है, पर अभी की जो मेरी करंट स्किल्स है उनके साथ तो मेरी तलवार उसके करीब तक भी नहीं जा सकती।
पर तभी वो उसको रोक देता है और कहता है कि यंग मास्टर रुक जाइए, बस आप ये कहना चाहते हैं कि आपको बस इतने से जरूरत है कि आपका जो अपोनेंट है वो थोड़ा सा खून बहाए, तो बताइए कि आखिर मुझे उसे कहाँ पर कट करना है। जिसके बाद फिर से वो लोग प्रेजेंट में आ जाते हैं और कर्नाग उससे कहता है कि सच में तुम काफी ज्यादा हॉरिबल हो। ये देखकर वो कहता है पर क्या आपको सच में काफी ज्यादा खुशी नहीं है कि आपने इतने ज्यादा एफर्ट लगाए थे? पर फिर भी ऐसी कई सारी चीजें जो कि काफी ज्यादा प्रेसाइज है, क्योंकि रेंडलॉफ बिना नेक्रोमेंसरी के काफी ज्यादा आसानी से आपसे जीत सकता था। कर्नाग कहता है पर हम लोग कैसे भी कर सिचुएशन से निकल के आ ही गए हैं, और इसके अलावा उन लोगों ने डेविएंटर के ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन कंसिडर कर ली है, और जो इन्वेस्टिगेटर्स थे उन लोगों ने ये चीज भी कंफर्म कर दी है कि रेंडलॉफ नेक्रोमेंसरी को इस्तेमाल करता था। ये सुनकर बोरोस कंफ्यूज होते हुए कहता है पर आखिर ऐसा कैसा हो सकता है। जिसके बाद हमें टेंपल का सीन दिखाया जाता है कि जहाँ पर जो फादर होता है उसके सामने एक प्रीस्ट बैठा हुआ था, और फादर कहता है क्या डेविएंटर की डार्क पावर के ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन हो रही थी क्या वो पूरी हो चुकी है, और क्योंकि ये काफी ज्यादा बड़ा इशू है इसी वजह से रिपोर्ट करना इस चीज को कंफर्म नहीं करेगा। तो प्रीस्ट कहता है कि जो हमारा एक्सपीरियंस था और हम लोगों ने जो इन्वेस्टिगेशन करी है इस चीज से ये चीज पूरी तरह से पक्की हो जाती है, और ये केवल कोई छोटे मोटे नेक्रोमेंसर की नहीं है। असल में जो फ्रेगमेंट यहाँ पे यूज किया गया है वो ट्रांसेंडेंट का था, और गॉडेस ने भी हमें वार्न किया है कि जो एट्रीब्यूट्स है वो उससे काफी ज्यादा अच्छी तरीके से मैच होते हैं। ये फ्रेगमेंट डार्कनेस ऑफ द अपोकलिप्स का है। और दूसरी तरफ करना ये सब सोच सोच कर काफी ज्यादा खुश होकर हंसते हुए कहता है देखकर लगता है कि इस जिंदगी में जो लक है वो मेरी तरफ है। बोरोस भी खुश होते हुए कहता है लगता है कि जो दुनिया है ये सच में काफी ज्यादा हमारी फेवरेट बन चुकी है। तो वो कहता है कि बिल्कुल अब हम लोगों को बस हमारी जिंदगी एंजॉय करनी है, और वैसे भी जो दूसरी जिंदगी है वो तो इसीलिए होती है। जिसके बाद बोरोस वहाँ से निकलते हुए कहता है कि पर यंग मास्टर अगर डेविएंटर फैमिली यहाँ से गायब भी हो चुकी है पर फिर भी ऐसी कई सारी पावर्स होंगी जो कि हमारे माइंड के ऊपर टेक ओवर करने की कोशिश करेंगी। तो वो कहता है कि बिल्कुल इसलिए जो मेरी नेक्रोमेंसरी है उसे मुझे काफी ज्यादा ताकतवर करने की जरूरत है। ये सुनकर बोरोस कंफ्यूज होते हुए कहता है पर अगर ऑर्डर को इसके बारे में पता चल गया तो क्या होगा। ये सुनकर कर्नाग कहता है कि इसी वजह से मुझे कोई रास्ता निकालना होगा जिससे मैं अगर नेक्रोमेंसरी को इस्तेमाल भी करूँ तो किसी को इसके बारे में पता न चल सके। फिर ऐसा ही कर 3 महीने निकल जाते हैं और हमें आधी रात का सीन दिखाया जाता है कि कर्नाग अपने रूम के अंदर बैठकर मैजिकल सर्कल से कल्टीवेट करने की कोशिश कर रहा था, और वो कहता है कि मुझे और भी ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। उसके हाथ के अंदर एक ब्लैक एनर्जी होती है जिसको वो कंप्रेस करने में लगा हुआ था। वो कहता है कि मुझे चांदनी रात से नेगेटिव एनर्जी को निकालना होगा और काली अंधेरी रात के अंदर से डार्कनेस को, और ऐसे ही कर मैं जो करप्टेड एनर्जी है उसको फिल्टर कर सकता हूँ, और इसलिए मुझे केवल प्योर एनर्जी को इकट्ठा करना होगा जो कि मेरे पीछे है। इसके बाद जो उसके हाथ के अंदर की एनर्जी होती है वो रेड कलर के अंदर चमकना चालू हो जाती है, और वो कहता है कि आखिरकार जो स्पॉट है उससे मैं क्रिएट मैजिक को प्रोग्रेस कर सकता हूँ, और वो एक फ्लेम के अंदर कन्वर्ट हो गई थी। ये देखकर वो कहता है कि ये पूरा परफेक्ट है, आखिरकार ये चीज काम कर ही गई, आखिरकार ये चीज काम कर ही गई क्योंकि ये एक क्योस मैजिक है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें बोरोस को किसी से फाइट करता हुआ दिखाते हैं, और वो बताता है कि इस चीज को 3 महीने हो चुके हैं कि जब से वो एक सोल्जर बनने की ट्रेनिंग ले रहा है, क्योंकि अगर वो जस्टिया के अंदर एक ऑफिशियल नाइट बनना चाहता है तो इस चीज में कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता। पर एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो एक सोल्जर की एबिलिटीज होती है वो सच में काफी ज्यादा पैथेटिक है, और हमें इस आदमी के बारे में बताया जाता है कि जस्टर्ड का सीनियर सोल्जर है और उसका नाम गिलीमॉन है। और बोरोस कहता है कि मैं इतने लंबे समय से इसका सपोर्ट कर रहा हूँ पर फिर भी इस चीज से मेरी कोई भी मदद नहीं मिली है। तभी गिलीमॉन उसे रोक देता है और कहता है मुझे लगता है कि आज के लिए हमें यहाँ पर ये चीज खत्म कर देनी चाहिए। ये सुनकर वो कहता है अगर ऐसा है तो ठीक है, पर वो गिलीमॉन का इस चीज के लिए शुक्रिया करता है क्योंकि वो उसे काफी लंबे समय से समय दे रहा था। ये सुनकर गिलीमॉन कहता है कि शुक्रिया, मुझे एम्बेरस मत करो, यहाँ पर तो मैं हूँ जिसे तुमसे सीखना चाहिए, तुम सच में काफी ज्यादा कमाल के हो, ऐसा लगता है कि तुम जल्दी यहाँ के काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट बन सकते हो। तो बोरोस हंसते हुए कहता है यहाँ पे एक काफी लंबा रास्ता है जहाँ पर मैं अगर अपने आप को तुमसे कंपेयर करना चाहता हूँ। गिलीमॉन कहता है कि तुम सच में काफी ज्यादा मोटेस्ट हो, सच में तुम एक काफी अच्छी नाइट बन सकते हो, और आज रात यहाँ पे जितने भी सोल्जर्स है वो शराब पीने वाले हैं, अगर तुम चाहो तो तुम हमारे साथ चलकर पार्टी कर सकते हो। पर बोरोस उसे मना कर देता है और कहता है कि मेरे यंग मास्टर ने मुझे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क दिया है जो कि मुझे करना है। ये सुनकर वो कहता है ये तो काफी ज्यादा शर्म की बात है, चलो ठीक है हम लोग कल मिलते हैं। ये बोलकर वो दोनों ही वहाँ से अलग अलग हो जाते हैं। जिसके बाद हमें दिखाते हैं कि बोरोस कर्नाग के लिए चाय लेकर आया था और वो कहता है यंग मास्टर स्नैक्स का टाइम हो गया, पर तभी उसके सिर के ऊपर काफी बड़ा धमाका होता है जैसे वो बाल बचा था। इसकी वजह से वो भी काफी ज्यादा हैरान था और सच में बेचारे का सर फटते फटते रह गया था। ये देखकर वो काफी ज्यादा सरप्राइज था और कर्नाग उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हें पता है कि ये चीज कितनी खतरनाक है, अगली बार आने से पहले एक बार नॉक कर देना। बोरोस भी घबराते हुए कहता है क्या कहीं किस तरीके की टेक्निक थी जो कि आप यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि ये बिल्कुल भी नेक्रोमेंसरी जैसी तो लगी नहीं रही थी। तो वो कहता है कि तुम्हारी आंख सच में काफी ज्यादा शार्प है क्योंकि ये नेक्रोमेंसरी से अलग है, पर तुम ऐसा कह सकते हो कि ये माना के काफी ज्यादा करीब है। पर बोरोस ये देखकर कहता है पर ये चीज तो पूरी तरह से इम्पॉसिबल है कि आप माना को इस्तेमाल करो, क्या आपने आपकी पावर्स को स्विच कर लिया है। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि इस दुनिया के अंदर जो ट्रांसेंडेंट एनर्जीज होती हैं वो केवल 4 फॉर्म के अंदर होती हैं। नाइट्स बैटल ऑरा को इस्तेमाल करते हैं, मेजेस माना को इस्तेमाल करता है, और जो प्रीस्ट होते हैं वो डिवाइनिटी को इस्तेमाल करते हैं, और
और जो नेक्रोमेंसर्स होते हैं वो डेड ऑफ डार्क एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं, और अगर एक ट्रांसेंडेंट फोर्स जो कि तुम्हारे शरीर के साथ जुड़ जाती है वो एक सब्स्टिट्यूट की तरह होती है। अगर तुम उस पावर को अपने सोल के साथ जोड़ लेते हो तो वो तुम्हारी बॉडी के साथ पूरी तरह कंप्रेस्ड हो जाती है, जिसके बाद तुम उसे किसी पावर की तरह इस्तेमाल कर सकते हो, पर तुम उसे बदल नहीं सकते। बोरोस कहता है कि अगर आपने एक बार अपनी पावर्स को चूज कर लिया तो आप उन्हें बदल नहीं सकते। इसलिए कर्नाक कहता है कि मैंने अपनी पावर्स को चेंज नहीं किया है, बल्कि मैंने उसको अपने सेकंड स्टेज पर ले गया हूँ। ये सुनकर वो कंफ्यूज कहता है क्या सेकंड स्टेज, यानी क्या आपकी पावर्स बदल चुकी हैं? तो वो बताता है कि जो नेक्रोमेंसर्स होते हैं वो डार्क एनर्जी और करप्टेड एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं, जो कि देखा जाए तो एक गंदा सा माना होता है। इसलिए मैं उसके ऊपर काफी लंबे समय से काम कर रहा था, जिससे मैं इसकी जो रफ वर्क है उसको खत्म कर सकूं। और ऐसे ही हमारे कई तरीके की खाने की चीजें होती है जिनको इस तरीके की नेस्टी मेथड से बनाया जाता है, जैसा कि फ्रेगमेंटेड फूड्स होते हैं, चीज होता है। और ऐसे ही हमारी पावर होती है जिसको प्रोग्रेस करते समय तो वो काफी ज्यादा ग्रोथ और गंदी सी लगती है, पर अगर हम लोग एक बार उसको फिल्टर कर लेते हैं और उसके जो ओरिजिनल नेगेटिव इमोशंस होते हैं उन सभी को खत्म कर देते हैं तो वो डार्क और डेथ एनर्जी की प्योर एनर्जी को पीछे छोड़ देता है। और ऐसे ही कर मैंने क्योस माना को बनाया है, और इसकी जो अपीयरेंस है वो बिल्कुल माना की तरह दिखती है, जो कि और इसकी जो अपीयरेंस है वो देखने में बिल्कुल नॉर्मल माना की तरह लगती है। ये देखकर बोरोस कहता है अच्छा अब मुझे समझ में आ गया कि आप ऐसा क्यों कह रहे थे कि ये माना के काफी ज्यादा करीब है। इसलिए कर्नाक आगे कहता है इसलिए मुझे लगता है कि ये चीज अब पूरी तरह से अच्छी होगी कि मुझे एक मेज की तरह प्रिटेंड करना चालू कर देना चाहिए। बोरोस कहता है पर क्या आप क्योस माना के साथ उतनी स्ट्रेंथ को फिर से गेन कर सकते हैं जैसा कि पहले आपके पास हुआ करती थी? ये सुनकर कर्नाक बुरी से शक्ल बनाते हुए कहता है कि अगर मेरे पास इतनी ज्यादा पावर होगी तो काफी ज्यादा बड़े इंसिडेंट्स हो सकते हैं, पर अभी के लिए बस मुझे इतनी ज्यादा पावर चाहिए जिससे मैं अपनी टेरिटोरी की रक्षा कर सकूं। और जो मेरी फैमिली की टेरिटोरी है वो वेस्टर्न फॉरेस्ट से चालू होती है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें जो माइन के जितने भी मॉन्स्टर्स हैं उन सभी को जाकर पकड़ना चाहिए। और ये चीज सच में काफी ज्यादा अच्छी होगी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें और भी कई सारे लोगों को दिखाते हैं जो कि वहाँ पर ऐसे लड़ने के लिए आ गए थे। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को माइन के जितने भी मॉन्स्टर्स हैं जाकर उन्हें पकड़ना चाहिए, और ये चीज काफी ज्यादा अच्छी होगी। और हमें दिखाते हैं कि वहाँ पर और भी कई सारे नाइट्स होते हैं जो कि यहाँ पर इनसे लड़ने के लिए आए थे, जिसके पीछे हमें एक बुल्फ दिखाया जाता है जो कि झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ था। और गिलीमोन अपने जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो लोगों से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम सभी इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, पर अचानक ही वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। और जब तक वो इस चीज को नोटिस कर पाता, जैसे ही वो पीछे की तरफ देखता है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। पर तभी बोरो सही समय पर आकर उसके ऊपर जंप करके अटैक कर देता है, और वो केवल अपने एक ही अटैक की वजह से काफी आसानी से उस बुल्फ को यहाँ पर मार देता है। साथ ही वो गिलीमोन से पूछता है कि मैं थोड़ा सा लेट हो गया था, पर क्या तुम ठीक हो? गिलीमोन बोरोस को देखकर कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे सच में ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मैं किसी ऑफिशियल नाइट के साथ हूँ। तो वो कहता है कि चीज में ज्यादा समय नहीं हुआ है कि जब से मैं एक नाइट बना हूँ, पर अभी भी ये चीज मुझे काफी ज्यादा ऑकवर्ड और एम्बेरेस सी लगती है। जिसके बाद वो गिलीमोन से कहता है पर जैसा तुमने कहा था कि जो मॉन्स्टर्स का स्टेट है वो कुछ दिनों से काफी ज्यादा स्ट्रेट आ रहा है। ये सुनकर वो कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, ये सच में पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। ऐसा लगता है कि जो रूमर्स थे वो पूरे सही हैं। बोरोस उससे कहता है कि रूमर्स, आखिर उससे तुम्हारा क्या मतलब है? तो वो बताता है कि द गॉडेस ऑफ ऑरेकल, द ऑरेकल ऑफ द डिस्ट्रक्शंस, ऐसी 7 गॉडेसेस जिनको धरती और इंसानियत की रक्षा करने के लिए ऑर्डर ने नीचे भेजा था, पर फिर एम्प्टीनेस ने अपना मुंह खोलकर किस्मत की उल्टी करी, जो कि बिल्कुल भी अलाउ नहीं था। ये एक ऐसा अंधेरा है जो कि रोशनी को खत्म करने के लिए आया है, एक ऐसा अंधेरा जो कि जिंदगी को पूरी तरह खाक में मिला सकता है। ऐसे समय पर हार्डशिप फिर से खड़ी होगी, जिसकी वजह से गलत जीवों को गलत तरीके की पावर्स ऑब्टेन हो जाएंगी, और जो मौत होगी वो अवेकर होगी और एक गलत रास्ते पर चल चुकी होगी। इसलिए जो किंग ऑफ डेथ हैं वो फिर से जमीन पर आएंगे और वो इस जमीन को खून से रंग देंगे और आंसुओं से, जिसके बाद वो स्पीक ऑफ डिस्ट्रक्शन बन सकेंगे। और जब से गॉडेस ऑफ ऑरेकल आई है तब से जो मॉन्स्टर्स है वो अचानक ही जो पास की कॉन्टिनेंट है उसमें रैम्पेज मचाने लगे हैं, और जो नेक्रोमेंसर्स है वो धीरे धीरे करके अनकंट्रोलेबल होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनने कई सारे इंसिडेंट खड़े कर दिए हैं। इसी वजह से कॉन्टिनेंट के जो रीजन्स है उनको ऑर्डर दिया गया है कि वो ऑरेकल के ऊपर हमला करें, जिससे वो इस क्योस को खत्म कर सकें। इसी वजह से उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा खतरनाक लड़ाई हुई है, जिससे वो ब्लेसिंग ऑफ द गॉडेस की रक्षा कर सके और दुनिया को बचा सके। और बोरोस ये सारी चीजें आकर कर्नाक को बताते हुए कहता है कि जब हम लोग यहाँ पर नहीं आए थे उससे पहले कोई भी ऑरेकल हुआ ही नहीं करता था, तो आखिर जो पास्ट है वो लगातार बदलता क्यों जा रहा है? ये सुनकर वो कहता है कि इस चीज से मैं भी काफी ज्यादा अनॉयड हूँ, क्योंकि मेरे पास भी सही तरीके से इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। बोरोस कहता है जिस तरीके की रूमर्स फैले हुए हैं ऐसा लगता है कि वो लोग हमारी बातें कर रहे हैं, क्या आपको ऐसा तो नहीं लगता कि ये सारी चीजें आपसे जुड़ी हुई हैं यंग मास्टर? कर्नाक कहता है पर जो टाइम पीरियड है वो चीज बिल्कुल भी मैच नहीं खाता, क्योंकि जो ऑरेकल है वो हमारे यहाँ पर आने से पहले ही बन चुकी थी, और हम एक चार्ट दिखाते हैं जिससे ये समझ में आ सके कि आखिर असल में यहाँ पर क्या हुआ है। बोरोस बहुत ज्यादा परेशान होते हुए कहता है अच्छा तो यही वजह थी कि जो रेंडलॉफ का इंसिडेंट है वो इतना ज्यादा जल्दी हो गया, क्या ये दुनिया जल्दी खत्म होने वाली है? आखिर हम लोग यहाँ पर कुछ क्यों नहीं कर रहे? ये देख कर्नाक कहता है कि हम लोग तो कंट्री साइड के कमीने हैं, तो आखिर हम लोग क्या कर सकते हैं? कर्नाक कहता है कि मुझे ये नहीं पता कि आखिर ये किंग ऑफ डेथ आखिर कौन है और कहाँ से आए हैं, पर इस दुनिया को खत्म करना सच में काफी ज्यादा आसान है, क्योंकि हम लोग भी पहले ऐसा कुछ कर चुके हैं।
हैं। बोरोस कहता है पर यहाँ पर तो कई सारे हीरोज हुआ करते थे ना, तो क्या उन इंसानों को भी इसके बारे में कुछ पता नहीं होगा? कर्नाक कहता है इस बार हमें इस दुनिया की फोर्सेस के ऊपर भरोसा करना होगा, हमें बस अपनी खुद की टेरिटोरी के अंदर रहकर अपनी जिंदगी को एंजॉय करना है और कुछ नहीं। पर फिर केवल 7 दिन के बाद का ही सीन दिखाया जाता है कि एक प्रीस्ट वहाँ पर चमकती हुई आंखों के साथ आ गया था, जो कि कहता है कि मैं यहाँ पर गॉडेस ऑफ सन लिटिल लीज के ऑर्डर पर आया हूँ और मैं यहाँ पर आपकी कॉर्पोरेशन चाहता हूँ। ये देखकर वो दोनों एक ज्यादा हैरान थे और कहते हैं कि हम लोग सच में यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हैं। और वो प्रीस्ट कहता है कि हम लोगों ने एक नेक्रोमेंसर को ढूंढा था जो कि एक पास के ही गाँव में था और वो भागकर आपकी टेरिटोरी के अंदर आ गया है और मुझे यकीन है कि वो पास के किसी फॉरेस्ट के अंदर छुपा हुआ होगा, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे एक गाइड प्रोवाइड करें जो कि इस जगह को काफी अच्छी तरीके से जानता हो। बोरोस काफी ज्यादा परेशान होते हुए सोचता है कि यंग मास्टर क्या आप इस चीज को महसूस कर सकते हैं, आपको जितने ज्यादा जल्दी हो सके इसे रिजेक्ट करना है, वो भी नेचुरली, काफी ज्यादा नेचुरली। कर्नाक बड़े ही आराम से चाय पी रहा था और जैसे ही कर्नाक कप नीचे रखता है तो उसके अंदर से भी चमक निकलती है और वो मुस्कुराते हुए कहता है कि आखिर हम लोग एक ऐसे अफेयर को रिजेक्ट कैसे कर सकते हैं जहाँ पर गॉडेस का नाम जुड़ा हुआ हो। ये देखकर बोरोस काफी ज्यादा सरप्राइज था और वो कहता है कि हम लोग जल्दी ही आपके पास कोई ऐसा इंसान जरूर भेज देंगे। ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश होता है, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और बोरोस काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए कर्नाक से कहता है कि मुझे लगा था कि आप इस दुनिया के मैटर्स के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, तो आखिर ये सब क्या है? तो वो कहता है कि ये हमारी काफी ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है जिससे हमें पता चल सके कि आखिर असल में बाहर की सिचुएशन में क्या चल रहा है, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? तो बोरोस कहता है अच्छा, तो आखिर आप उसके साथ क्या करने वाले हैं? तो वो एक सच में काफी ज्यादा डरावनी शक्ल बनाते हुए कहता है सबसे पहले हम उसे पकड़ेंगे और फिर उसे खत्म करेंगे, हम लोग उसे दिखाएंगे कि सच में आखिर रियल पावर होती क्या है। जिसके बाद हमें आधी रात में उस आदमी को दिखाते हैं जो कि जंगल के अंदर भाग रहा था। वो कहता है लगता है कि मैंने सभी लोगों को पीछे छोड़ दिया है, सच में वो गॉडेस के कुत्ते काफी ज्यादा बेकार हैं। मैंने ये सोचा था कि अब आखिरकार मैं उस भिखारियों की जिंदगी से आजाद हो चुका हूँ, पर अचानक उन लोगों ने मेरा पीछा करना चालू कर दिया। पर अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कैसे भी करके सर्वाइव करना होगा, जिसके बाद मैं उन सभी से बदला ले सकता हूँ। और ये सोचकर वो जैसे जंगल के अंदर आगे बढ़ता जा रहा था, पर अचानक उसके सामने कई सारी मैजिकल बॉल्स आ जाती हैं और उनके अंदर से लाइट निकल कर उसी को फेस कर रही थी। ये देखकर वो सरप्राइज था क्योंकि उसके सामने कई सारे नाइट आकर खड़े हो गए थे और वो सभी उस नेक्रोमेंसर को वहाँ पर रोक लेते हैं। ये देखकर वो आदमी काफी ज्यादा हैरान था और वो सोचता है कि अब मुझे समझ में आया कि आखिर मैं इतने ज्यादा फ्रीली क्यों भाग रहा था, असल में ये एक जाल है। वो सभी उसे यहाँ पर सरेंडर करने का कहते हैं और उन लोगों ने उसे पूरे तक घेर लिया था। ये देखकर उस नेक्रोमेंसर को काफी गुस्सा आता है और वो कहता है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे आसानी से पकड़ा जाने वाला हूँ? और ये बोलकर वो अपने नेक्रोमेंसर के स्किल का इस्तेमाल करता है और उसके अंदर से कई सारे डार्क सोल्स निकल कर आते हैं जो कि रीपर्स की तरह थी और वो कहते हैं कि ये तो रेत है, इसलिए वो जल्दी से प्रोटेक्शन चार्म को निकालते हैं। पर जितने भी रीपर्स होते हैं वो उन सभी सोल्जर्स को यहाँ पर घायल कर देते हैं और हम ऊपर से सीन दिखाया जाता है कि जो कर्नाक था वो ये सब देख रहा था और वो ये देखकर कहता है कि सच में ये चीज मुझे काफी ज्यादा इंसेन कर रही है, क्योंकि जो ये सीन है वो देखने लायक है, पर फिर भी उसने जितने वर्ड्स बोले हैं और जो स्पेल टेक्निक है वो पूरे से गलत है। ये देखकर बोरोस कहता है ये चीज तो ऑब्वियस है कि उसने अभी सही तरीके से सीखा नहीं कि आखिर उसको किस तरीके से कास्ट करते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि हम लोगों को जल्दी शुरू कर देना चाहिए। और वो देखते हैं कि जो नेक्रोमेंसर है जैसे जैसे वो बोल रहे हैं वो जल्दी से यहाँ से भागता जा रहा है। ये देखकर वो दोनों कहते हैं लगता है कि हम लोगों को भी अब आगे बढ़ना होगा, हम लोगों को उन लोगों को पकड़ने से पहले पकड़ना है। जिसके बाद वो एक गुफा के अंदर आ जाता है जहाँ पर वो काफी ज्यादा गुस्से में कहता है कि मैंने अपनी उम्मीद से काफी ज्यादा पावर को इस्तेमाल कर लिया, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर कुछ समय तक छुपना चाहिए, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर छुपने की जरूरत है और मुझे यहाँ पर गर्मी भी महसूस हो रही है। अब मुझे जल्दी से आग जलाकर थोड़ा सा अपना को गर्म करने की जरूरत है। पर जैसे ही वो अपने सामने देखता है तो वहाँ पर 2 लोग आग जलाकर बैठे हुए थे और बोरोस उसको देखकर कहता है कि वो यहाँ पर आ गया, तुम सच में मेरी उम्मीद से काफी ज्यादा लेट आए हो। कर्नाक कहता है कि तुम्हारी आंखें सच में काफी ज्यादा अच्छी हैं, ये हमारा यूजुअल हाइड आउट है, तुम्हारा तो ये पहली बार है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जिसके बाद वो दोनों खड़े हो जाते हैं और वो नेक्रोमेंसर कहता है कि आखिर तुम दोनों कौन हो? कर्नाक कहता है क्या हम लोग यहाँ पर वो हैं जो कि यहाँ पर तुम्हें लेने के लिए आए हैं। ये देखकर वो आदमी गुस्से में सोचता है कि ये कमीने यहाँ पर मुझसे पंगा लेने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए जो उसके सर्वेंट्स होते हैं यानी रेत को फिर से बाहर निकालता है और वहाँ पर कई सारे सोल्स आ जाते हैं जो कि बिल्कुल रीपर्स की तरह थी। ये देखकर वो भी काफी सरप्राइज थे और वो नेक्रोमेंसर वहाँ से भागते हुए कहता है इसकी वजह से मुझे थोड़ा समय मिल जाएगा और ये कमीनों को पता चल जाएगा कि आखिर उन लोगों ने यहाँ पर किससे पंगा लिया है। बोरोस ये देखकर कहता है कि सच में ये काफी ज्यादा नंबर्स हैं, मैं इनको अपनी तलवार से कुछ भी नहीं कर सकता, तो आखिर मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए? कर्नाक कहता है कि बस यहाँ पर खड़े रहो, अब मुझे अपने क्योस माना को टेस्ट कर देखना है कि अगर वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और हम उस आदमी को दिखाते हैं जो कि उस गुफा से जल्दी से बाहर भाग कर आ गया था और वो सोचता है कि आखिर उन लोगों ने मुझे पकड़ कैसे लिया था। पर तभी वो पीछे से कंफ्यूज होकर देखता है कि वहाँ पे काफी ज्यादा बड़ा धमाका हुआ था और जितने भी उसके सोल्स होते हैं वो सभी जल्दी से उस गुफा से निकल कर बाहर आ जाती हैं। ये देखकर वो भी काफी सरप्राइज होते हुए कहता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। कर्नाक बाहर आते हुए कहता है कि आखिर तुम कहाँ पर भाग कर जा रहे थे, और साथ ही वो अपने स्पेल का इस्तेमाल करते हुए हाथ का इशारा करता है जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि एस्टेरॉइड्स आकर सोल से टकराते हैं और पूरे में काफी ज्यादा बड़े बड़े धमाके होते हैं और जो
सोल्स होते हैं यानी जितने भी स्पिरिट्स होते हैं वो सभी यहाँ। बोरोस ये सुनकर कंफ्यूज होते हुए कहता है कि पर आगे इस टाइम लाइन के अंदर ये चीज सेंस कैसे बना सकती है। तो वो कहता है कि मुझे भी इस चीज के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, पर जो पावर है वो मुझसे परफेक्टली मैच कर रही है। ऐसा लगता है कि जैसे कि वो मैं हूँ। ये देखकर वो और भी ज्यादा हैरान था और वो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो कहता है पर आगे ऐसा कैसे हो सकता है। करना कहता है क्या तुम्हें याद है ना कि हम लोगों ने पोजेशन के बजाय रिजरेक्शन चुना था, क्योंकि जो हमारी बॉडीज थी अगर उनको हम पोजेस करने की कोशिश करते तो जो स्पिरिचुअल पावर थी उनको हैंडल कर ही नहीं पाते। अगर हम हमारी बॉडी को पोजेस करते तो जो स्पिरिचुअल पावर थी वो बहुत ज्यादा थी जिसको वो हैंडल नहीं कर सकते थे। उन्हें बहुत ज्यादा पावर सहनी पड़ती और उन्हें अपने शरीर के अंदर स्क्वीज करने की कोशिश करनी पड़ती जिसको वो बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर सकते थे। इसी वजह से हम लोगों ने हमारी पावर्स को छोड़कर हमारे सोल्स को सेपरेट कर लिया था, जिससे हम लोग हमारे ओरिजिनल बॉडी के अंदर फिर से रिजरेक्ट हो सके और इसके जो चांसेस होते हैं वो काफी ज्यादा हाई होते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी पावर को पास्ट में छोड़कर नहीं आया हूँ। मैंने अपनी जिंदा बॉडी को छोड़कर एक एनर्जी को इस्तेमाल किया था जिससे मैं आफ्टर रिफ्लेक्शन को क्रिएट कर सकूं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरी नेक्रोमेंसर्स की पावर थी वो मेरी बॉडी से जुड़ने के बजाय मेरे स्पिरिट से जुड़ गई थी। इसलिए मेरी पावर्स पास्ट में मेरे सोल के साथ वापस आ गई, पर जो मेरी बॉडी थी वो उसे हैंडल करने के लायक बिल्कुल भी नहीं थी। इसलिए उसने जितनी भी एनर्जी थी उसको आसपास रिलीज कर दिया। और बोरोस घबराते हुए कहता है यानी तुम ये कहना चाहते हो कि जो तुम्हारी पावर्स थी वो भी तुम्हारे साथ अपने पास्ट में आ गई हैं। करना कहता है कि बिल्कुल, और वो बची हुई पावर डार्कनेस ऑफ द एंड बन चुकी है। इसलिए वो परेशान होते हुए कहता है कि अगर जो तुम्हारी पावर्स थी वो वापस आ गई हैं, अगर वो शेटर्स भी है यानी अलग अलग भी है, तभी वो काफी है कि वो दुनिया को तबाह कर सकती है। इसका मतलब ये जिंदगी भी खत्म होने वाली है। अब जो आखिरी उम्मीद थी वो भी खत्म हो चुकी है। क्यों ना तुम उन्हें बुलाने की कोशिश करो जिससे वो तुम्हारे पास वापस आ जाए, क्योंकि वो तुम्हारे कमांड को फॉलो कर सकती है। ये देखकर करना खुद से कहता है कि अगर रास्ते पर मेरा कोई सिक्का गिर जाए तो क्या वो घूमते हुए फिर से मेरे पास आ जाएगा? आखिर तुम कैसी बातें कर रहे हो? बोरोस बहुत ज्यादा घबराते हुए कहता है कि हम लोग सच में बहुत बुरी तरीके से फंस गए, वो भी तुम्हारी वजह से। और करना भी काफी परेशान उससे कहता है दुनिया के ऊपर भरोसा करो, ये सारी चीजें बकवास है। मैं वैसे भी एक बार यहाँ से भाग चुका हूँ, इसलिए जो रिजल्ट है वो पूरी तरह साफ है। हमें इसका कुछ करना होगा। और इसी वजह से करना कि सबके बारे में सोचकर बहुत ज्यादा घबरा रहा था। और बोरोस कहता है मुझे ऐसा लगा था कि जो अब हमारी जिंदगी है वो काफी ज्यादा आसान होगी, पर आखिर अब तुम्हारे पास क्या प्लान है? करना कहता है लगता है कि जितने भी डार्कनेस ऑफ द एंड है हमें उन सभी को इकट्ठा करना होगा। ये सुनकर बोरोस काफी परेशान होते हुए कहता है इसका मतलब हमें फिर से जंगलों में रहना पड़ेगा। तो वो कहता है पर इस बार मैं श्योर करूंगा कि तुम्हें काफी अच्छे तरीके से खाना दूं, क्योंकि मैं खुद भी ऐसा नहीं चाहता। अब वो दोनों घर से निकल चुके थे और रास्ते में चलते हुए कहते हैं पर लगता है कि यहाँ पर बाहर आना इतना भी ज्यादा बुरा नहीं लगता। और इसलिए बोरोस एक काफी ज्यादा चेहरे के साथ पॉजिटिव वे में कहता है ये सब इसी वजह से क्योंकि कोई भी हमारा पीछा नहीं कर रहा। ये देखकर वो कहता है कि सच में उस समय काफी ज्यादा बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा था। और बोरोस आके कहता है कि इसके अलावा यहाँ पर किसी भी बैंडिट का साइन भी नहीं है, वो हमेशा ही हमें काफी ज्यादा परेशान किया करते थे। करना कहता है कि हम लोग देखने में सच में पहले से काफी ज्यादा अलग लगते हैं, इसलिए वो हमें बिल्कुल भी टच नहीं करने वाले। ये देखकर वो कहता है कि सच में पैसा काफी ज्यादा अच्छी चीज होती है, पर हम लोग यहाँ पर मेंशन को केवल ये बोलकर आए हैं कि हम लोग मेजर ट्रेनिंग के लिए आए हैं, इसलिए हम लोगों को डायरेक्ट रात जाना होगा। मैंने बिल्कुल सही कहा ना? करना कहता है कि बिल्कुल, जो कि हमें लास्ट नेक्रोमेंसर मिला था जिसको हम लोगों ने पकड़ा था, उसकी पावर्स को लेने के बाद पता चला था कि वो यहीं पर आया था। पर बोरोस कहता है पर फिर भी मुझे काफी ज्यादा अनप्लान्ड सा महसूस हो रहा है, क्योंकि जो डार्कनेस ऑफ द एंड है वो बिल्कुल तो तुम्हारे पास चलकर नहीं आने वाला ना। इसलिए क्या तुम्हारे पास किसी तरीके का ट्रैकिंग मैजिक है या फिर कुछ ऐसा ही? करना कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, इसलिए हम लोगों को ये सब चीजें ओल्ड फैशन वे में करनी होंगी। तुम्हें याद है ना कि आखिर हमारे बैक डेज किस तरीके के हुआ करते थे? और ये कहते हुए वो लोग अपनी मंजिल के अगले पड़ाव तक पहुंचने वाले होते हैं, जिसके बाद वो लोग डेरात के एडवेंचरर गिल्ड के अंदर जाते हैं, जिसके सामने खड़े होकर वो कहते हैं कि ये सच में इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए सबसे ज्यादा अच्छी जगह है, क्योंकि इनके हाथों में हर एक तरीके की इन्फॉर्मेशन होती है जो कि किसी को भी मिल सकती है। हमारे पास में जब हम लोग यहाँ पर आए थे तो हम लोगों ने अपने आप को एडवेंचरर दिखाया था। ऐसा लगता है कि अब ऐसा लगता है कि ये एक और बार हमारी मदद करने वाले हैं। करना कहता है पर ये समय पहले से काफी ज्यादा अलग है, क्योंकि हम लोग को इस बार एडवेंचरर्स की तरह यहाँ पर साइन करने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद अब वो लोग गिल्ड के अंदर आकर वहाँ पर खड़े हुए लड़के को काफी ज्यादा पैसा देते हैं और उसे सारी इन्फॉर्मेशन बताते हैं। तो वो चमकते हुए चेहरे के साथ कहता है आपका हमारे एडवेंचरर गिल्ड के अंदर स्वागत है। यानी आप ये चाहते हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए जो कि डार्कनेस ऑफ द एंड ऑफ वर्ल्ड से है, यानी आप वो इन्फॉर्मेशन चाहते हैं जो कि डार्कनेस ऑफ द एंड से जुड़ी हुई है। बोरोस कहता है कि आखिर लॉर्ड इस चीज की परवाह क्यों नहीं कर रहे जब उनकी टेरिटोरी के अंदर यहाँ पे मॉन्स्टर्स घूम रहे हैं? अगर थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हो वो भी हम लोगों के लिए चलेगी। तो वो लड़का कहता है कि कुछ समय से हम लोगों
लोगों को डार्कनेस ऑफ द एंड से रिलेटेड काफी ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही है। इसकी वजह से हमारे पास काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन है जो कि तुम्हारे काम आ सकती है। जिसके बाद वो कई सारे पेपर्स के बंडल निकाल कर उनके सामने रख देता है और कहता है कि तुम चाहो तो इनके अंदर से पहले देख सकते हो। वो दोनों ये देख काफी ज्यादा सरप्राइज थे और उन दोनों के मुंह खुले के खुले रह गए थे। वो कहते कि इतने सारे। जिसके बाद वो एक एक कर सभी डॉक्यूमेंट्स को चेक करना चालू करते हैं, पर कई सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करने के बाद वो निराश होते हुए कहते हैं कि यहाँ पर सच में कई सारी फॉल्स इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे एक स्कैम एक्सीडेंट के बारे में लिखा है। यहाँ पर लिखा है कि एक कुत्ते ने चिकन खा लिया। और आखिर ये किस तरह की बकवास है। वो डार्कनेस ऑफ द एंड के ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं क्योंकि उसकी औरत किसी और के साथ भाग गई। वो लड़का कहता है देख कर ऐसा लगता है कि यहाँ पे ऐसी कई सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि गलत है, तो क्या मुझे उनको तुम्हें दिखाने से पहले इनको फिल्टर आउट कर देना चाहिए। तो वो कहता है कि नहीं, ये सारी रख रहने दो, जितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन होगी उतनी ज्यादा अच्छी होगी। जिसके बाद बोरोस उससे कुछ कहता उससे पहले वो उसके कंधे पर हाथ रखकर अपने क्लॉस मैजिक को इस्तेमाल करना चालू करता है और कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर अपने मैजिकल मैसेजिंग सिस्टम को एक्टिवेट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर कई सारे लोग हैं। जिसके बाद वो आगे कहता है कि यहाँ पर ऐसी कई सारी इन्फॉर्मेशन हो सकती है जो कि यहाँ पर बेकार से डॉक्यूमेंट के नीचे छुपी हुई हो। ये सुनकर वो कहता है इसका मतलब हमें यहाँ पर जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा लंबा समय लगने वाला है। पर वहीं वो लोग पीछे से किसी की चिल्लाने की आवाज सुनते हैं कि अगर तुम लोग मेरे ऊपर यकीन क्यों नहीं कर रहे, मैं सच में सीरियस हूँ। हमारे गाँव के अंदर एक नेक्रोमेंसर है जो कि काफी ज्यादा ईविल है। इसलिए वो उस लड़के के पास आकर कहता है कि मैं उसकी रिपोर्ट करना चाहता हूँ क्योंकि हमारे टाउन के अंदर एक अचानक ही नेक्रोमेंसर अपीयर हुआ है। इसलिए वो लड़का उससे पूछता है कि तुमने पहले इसके बारे में टेंपल से बात करी है। तो वो लाल बालों वाला आदमी गुस्से में कहता है कि वो लोग भी मेरे ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रहे। तो वो गिल्ड का आदमी कहता है कि सबसे पहले मुझे सिचुएशन समझाओ कि आखिर वहाँ पर हुआ क्या है। तो वो लाल बालों वाला लड़का कहता है कि आज से कुछ समय पहले एक फॉरेनर जिसका नाम लियो है वो अचानक ही हमारे गाँव के अंदर अपीयर हुआ है। जैसे ही वो आया है उसके बाद से उसने जो अबेंडेंड मेंशन थी उसके अंदर रहना चालू कर दिया। वो अपने चेहरे पर एक अजीब सा फिल्टर लगा कर रखता है जिसकी वजह से उसके चेहरे पर बेकार सी हंसी दिखती रहती है। और मुझे नहीं पता कि आखिर वो इतनी ज्यादा छोटी उम्र के अंदर इतना ज्यादा पैसा लेकर कहाँ से आया है, पर वो कुछ समय से जो टाउन के फेस्टिवल्स है उनके ऊपर काफी ज्यादा पैसा लगा रहा है जिसकी वजह से जो टाउन के लोग हैं वो उसे काफी ज्यादा पसंद करने लगे हैं। और वो गाँव की जितनी भी जवान लड़कियां हैं उन सभी को सेड्यूस करता है, वो भी ना जाने किस तरीके के स्ट्रेंज स्किल से। और यहाँ तक जो मेरी फियांसे है वो भी उसके ऊपर पागल हो चुकी है। सच में वो इस सब के बारे में बोल बोल कर रोना चालू कर देता है जो देखना काफी ज्यादा फनी था। पर ये सुनने के बाद वहाँ पर खड़े हुए बाकी एडवेंचरर्स ये देख कर हंसना चालू कर देते हैं और कहते हैं कि एक हैंडसम यंग मैन है जो कि काफी ज्यादा बड़ी रिच फैमिली से आया है वो इसके गाँव के अंदर रहने लगा है। क्या ऐसा कुछ करने के लिए डार्क पावर की जरूरत होती भी है? ये सुनने में बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई कॉमन अमीर प्ले बॉय हो। लड़के, ऐसा लगता है कि तुम इस चीज के बारे में कुछ जरूर से ज्यादा ही सोच रहे हो। और उन सभी की ये बातें सुनने के बाद वो लड़का भी उस लाल बालों वाले लड़के की बातों पर ध्यान देना बंद कर देता है और उसे माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ करना पर मैं तुम्हारी रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, पर अगर तुम चाहो तो तुम पैसे देकर एक पर्सनल एडवेंचरर को हायर कर सकते हो। पर जैसे वो पैसे बताता है तो वो उस लाल बालों वाले लड़के की आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो सरप्राइज होते हुए कहता है कि सच में इतना ज्यादा पैसा लगता है। इसलिए वो वहां से भागते हुए कहता है कि तुम एक फ्रॉड हो, तुम सच में इसकी वजह से पछताओगे। और उसके बाद चले जाने के बाद लोग उसके बारे में बातें करना चालू कर देते हैं कि आखिर वो किस तरीके का बेवकूफ था, वो जरूर जल रहा है, इसी की वजह से वो ऐसा कुछ कर रहा है। मुझे लगता है कि उसने ये सोचा होगा कि अगर वो नेक्रोमेंसरी को यहाँ पे मेंशन करता है तो सभी लोग उसके लिए ध्यान देंगे और कुछ न कुछ तो जरूर करेंगे। और कर्नाक और बोरोस भी इसके ऊपर ज्यादा ध्यान न देते हुए कहते हैं कि हमें आज सच में यहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं मिला। बोरोस कहता है कि मैंने सुना है कि यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा रेस्टोरेंट है, तो क्यों ना हम लोग वहाँ पर चलकर आराम करें। इसलिए वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तो वो आदमी उन लोगों से कहता है कि अगर मुझे यहाँ पर किसी और तरीके की इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं तुम लोगों से कॉन्टेक्ट करूंगा। अब जैसे ही वो लोग गिल्ड से बाहर आ जाते हैं तो बोरोस उससे कहता है कि यंग मास्टर की जो लियो नाम का आदमी है वो काफी ज्यादा सस्पिशियस सा महसूस होता है। कर्नाक उससे कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, आखिर वो ये सब एक छोटे से गांव के अंदर क्यों कर रहा है, ऐसा तो वो एक सिटी के अंदर भी तो कर सकता था अगर वो इतना ज्यादा अमीर और इतना ज्यादा हैंडसम है। यहाँ पर केवल एक ही वजह है जिसकी वजह से वो कंट्री साइड की इनोसेंट लड़कियों को पिक कर रहा है। असल में वो जो वर्जिन लड़कियां होती है उनके सोल्स के पीछे है। इसलिए मुझे लगता है कि वो किसी तरीके की डार्क मैजिक को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए हम लोगों को जल्दी करना चाहिए। जिसके बाद अब वो दोनों चलते हुए उस गाँव के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर बोरोस कहता है लगता है कि ये वही टाउन है, तो आखिर अब हमें यहाँ पर क्या करना है। कर्नाक कहता है तो चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, और वो चुटकी बजाकर अपने स्पेल को एक्टिवेट करता है और उसे बताता है कि यहाँ पर असल में एक बैरियर बना हुआ है और ये सच में काफी ज्यादा प्रेसाइज है। यहाँ तक एक हाई रैंक का प्रीस्ट है उसे भी इसको महसूस करने में काफी लंबा समय लगेगा। इसका मतलब वो लड़का काफी ज्यादा स्किल्ड होगा, पर ऐसा लगता है कि एक सिंपल सा बैरियर है, हमें जाकर चेक करना होगा। ऐसा भी हो सकता है कि उसके पास डार्क ऑफ द एंडेस की पावर्स हो, और ऐसा भी हो सकता है कि वो केवल एक ऑर्डिनरी सा नेक्रोमेंसर हो। पर तब उन दोनों को पीछे से आवाज आना चालू होती है और एक प्रीस्ट उन दोनों को आवाज देते हुए कहता है कि तुम दोनों तुम प्लीज यहाँ पर आ सकते हो। ये देखकर वो दोनों कंफ्यूज होते हुए कहते हैं कि ये तो एक प्रीस्ट है, पर आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहा है। और वो प्रीस्ट अपने बारे में बताना चालू करता है कि मेरा नाम एलियस है और मैं रैंक 1 का इंक्विजिटर हूँ और मैं अर्थ गॉडेस हाबरटोवा को सर्व करता हूँ। ये सुनने के बाद वो दोनों काफी ज्यादा सरप्राइज थे। क्या रैंक 1, इसका मतलब ये एक हाई रैंकिंग प्रीस्ट है जिसका
जिसके बाद बोरोस अपने आप को और कर्नाक को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करता है। ये सुनकर इलियास कहता है, इसका मतलब क्या तुम दोनों एडवेंचरर्स नहीं हो, तो आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। कर्नाक कहता है कि हम लोग यहाँ से गुजर ही रहे थे, पर हम लोगों ने यहाँ पर अजीब तरीके के रूमर सुने, तो हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पर आकर देखना चाहिए। ये सुनकर इलियास खुश हो जाता है और कहता है, इसका मतलब क्या तुम लोग मेरे ऊपर एक फेवर कर सकते हो, और ये सारी की सारी चीजें तो बस हमारी गॉडेस के लिए है। और ये बोलकर वो चमकती हुई आगे साथ उन लोगों की तरफ देख रहा था, तो उसकी चमकती हुई आंखें देखकर कर्नाक अपना चेहरा मोड़ लेता है और बोरोस ये देखकर कहता है, आखिर ये चीज क्या हो सकती है। इलियास कहता है कि ये चीज पूरी तरह से पक्की तो नहीं है, पर ऐसा लगता है कि यहाँ पर इस गांव के अंदर एक नेक्रोमैंसर छुपा हो सकता है। ये देखकर कर्नाक थोड़ा सरप्राइज होते हुए सोचता है, क्या ऑर्डर को इसके बारे में पता है। जिसके बाद वो दोनों ही घबराने की एक्टिंग करते हुए कहते हैं, पर क्या ये चीज इतनी ज्यादा बुरी नहीं है, तो आखिर तुम अकेले यहाँ पर क्या कर रहे हो। इलियास बताता है कि जो ऑर्डर है वो जब तक उन लोगों को एविडेंस न दिए जाए तो वो बिल्कुल भी कुछ नहीं करते, इसलिए उन लोगों को इस चीज के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि यहाँ पे एक नेक्रोमैंसर हो सकता है, क्योंकि अचानक यहाँ पर कई सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि पूरी तरह से गलत आ रही है। तो कर्नाक कहता है, पर कि जो यहाँ की सिचुएशन है वो कुछ जरूर से ज्यादा सस्पिशियस नहीं है। जिसके बाद वो वहाँ पर और भी लंबी बातें करते हैं और इलियास उन्हें बताता है कि इसी वजह से तो मैं इस सारी चीजों को खुद से ही कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और वो बोरोस को देखकर कहता है कि एक तलवार और आर्मर जिसको काफी अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाता है और एक काफी ज्यादा अच्छी ट्रेंड बॉडी, जरूर ये बिल्कुल भी कमजोर नहीं हो सकता। और इसलिए इलियास आगे कहता है कि तुम दोनों देखने में काफी ज्यादा स्किल्ड लग रहे हो, इसलिए मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि इस चीज की वजह से मुझे काफी ज्यादा मदद मिलेगी। पर कर्नाक और बोरोस दोनों मैसेजिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे से बातें करते हैं, जहाँ पर वो कहते हैं कि ये काफी ज्यादा एनोइंग है, पर ऐसा लगता है कि हम लोग ऐसे कंपनी देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसी कई सारी चीजें जो कि हम लोगों को भी चेक करनी है। बोरोस कहता है, पर आखिर तब क्या होगा जब इसे पता चल जाएगा कि अगर आप भी एक नेक्रोमैंसर है। और उन दोनों को ऐसा खड़ा हुआ देखकर इलियास कंफ्यूज था और वो सोचता है कि आखिर ये दोनों ऐसे क्यों खड़े हुए हैं। और कर्नाक उसे काफी भारी आवाज में कहता है, अगर ऐसा हुआ तो मैं उसकी मेमोरीज को इरेज कर दूंगा। ये देखकर बोरोस कहता है कि सच में तुम काफी ज्यादा इविल हो, इसलिए वो आगे कहता है कि कोशिश करना कि हम लोग इस चीज को अवॉइड कर सके, क्योंकि मैंने ये देखा है कि कोई भी इस चीज से सही से नहीं निकल पाता। इसलिए कर्नाक आगे बढ़ते हुए इलियास से कहता है कि बिल्कुल, वैसे भी हम सभी तो गॉडेस के चाइल्ड है ना, तो हम लोग तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। ये सुनकर इलियास काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अब चलो मैं तुम्हें टाउन के चर्च के अंदर लेकर चलता हूँ। जिसके बाद वो दोनों को लेकर टाउन के अंदर आ जाता है और वो लोग घूमते हुए फिर चर्च के अंदर आ जाते हैं। और अब चर्च के अंदर आ जाने के बाद वो टाउन के चर्च हेड से और जो नन होती है उन दोनों से उन दोनों को मिलवाते हैं। तो जो हेड होता है वो कहता है कि जो लियो है वो सच में इस गाँव के लिए काफी ज्यादा बड़ी हेल्प निकल कर आया है, मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि वो नेक्रोमैंसरी से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। इलियास कहता है कि प्रीस्ट यहाँ पर कुछ समय के लिए तो रुक सकता है, पर उसे यहाँ से कुछ समय के बाद जाना ही होगा। इलियास ये सुनकर कहता है कि ठीक है, ये काफी ज्यादा अच्छा है, वैसे भी हम लोग यहाँ पर अगर ऐसे ही आए हैं कि हम लोगों को यहाँ पर कोई भी मदद नहीं मिलने वाली, इसका तो यही मतलब है कि यहाँ पर किसी तरीके का खतरा नहीं है। तो हेड कहता है कि ये पूरी तरह सच है और इसलिए हम लोग ज्यादा चीजें ऑफर नहीं कर सकते, पर अगर आप लोग यहाँ पर रुकने वाले हैं तो अपने आपको कंफर्टेबल महसूस कराइएगा, मैं आपको आपके रूम तक लेकर चलता हूँ। जिसके बाद दूसरी तरफ हमें लियो के उस मेंशन का सीन दिखाया जाता है जिसके ऊपर काफी ज्यादा पावरफुल बैरियर लगा हुआ था। जिसके बाद हमें लियो की मेंशन का सीन दिखाया जाता है जिसके ऊपर काफी ज्यादा पावरफुल बैरियर बना हुआ था और अंदर जो उसका बटलर होता है वो लियो के लिए टाउन से एक मैसेज लेकर आया था। वो कहता है, ऐसा लगता है कि यहाँ पर और भी कई सारे लोग हैं जो कि ऑर्डर से आपकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए हैं। ये सुनकर वो कहता है, अगर तुम्हें कुछ भी चीज नोटिस होती है तो तुरंत आकर मुझे रिपोर्ट किया करो। और साथ ही लियो काफी ज्यादा गुस्से में कहता है कि वो चूहे यहाँ पर आते ही जा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उन्हें खत्म करना ही होगा। जिसके बाद एलियस उन दोनों को उनके रूम के अंदर लेकर आ गया था और वो कहता है कि प्लीज तुम दोनों यहाँ पर आराम करो। कर्नाक कहता है कि अगर यहाँ पर इस लियो की काफी ज्यादा अच्छी पोजीशन है तो मुझे ऐसा लगता है कि जो पूरा पूरा टाउन है वो उसके लिए काफी ज्यादा केयर करता है। वो कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, लगता है कि यहाँ पर लोगों से उसके बारे में पूछना पूरी तरह से बेकार होगा, इसलिए हम लोगों को जाकर उसे खुद से ही मिलना होगा। ये सुनकर कर्नाक कहता है, इसका मतलब क्या तुम उस मेंशन के अंदर जाना चाहते हो, क्या तुम जाकर उसे डायरेक्ट इंटरोगेट करोगे। वो कहता है कि यहाँ पर इससे भी ज्यादा एक इफेक्टिव मेथड है जो कि मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ, पर इसके लिए तुम दोनों को भी मेरी मदद करनी होगी।